भाभी ने खानदान को खत्म होने से बचाने के लिए अपनी 60 साल की सबसे अच्छी सहेली से मेरा रिश्ता तय करवा दिया और मेरी शादी तय कर दी। पर अफसोस, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक के बाद एक कुदरती आफतें, टिड्डियों का कहर और सूखा पड़ता गया। अपना पेट भरने के लिए घर में जो कुछ भी बिक सकता था सब बेच दिया। अब शादी करने के लिए चांदी के सिक्के कहाँ से लाते? आखिर में भाभी ने हिम्मत करके खुद ही यह जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया ताकि वो झाओ खानदान को एक वारिस दे सके और झाओ खानदान के पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। आधी नींद में मुझे बस ऐसा लगा जैसे कोई छोटा सा हाथ मेरे शरीर पर घूम रहा हो। देवर जी, हम बच्चा पैदा करते हैं, मजाक मत करो। मैंने अनजाने में उसे थोड़ा धक्का दिया और अचानक चौंक कर जाग गया। मैं टूटे हुए लकड़ी के तख्ते से उठकर बैठ गया, लेकिन मेरे मुंह से बात निकलते ही एक नर्म शरीर फौरन मुझ पर झपट पड़ा। देवर जी, डरिए मत, पहली बार में मर्दों को दर्द नहीं होता। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने अपनी भाभी का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में चिल्लाया। गांव शियू शियू ने ये देखा तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसकी आंखों के कोनों में आंसू भर आए, लेकिन उसने अपने दोनों हाथों से मेरी पैंट को कसकर पकड़ रखा था और धीरे से बोली, देवर जी, मेरे पास भी कोई और चारा नहीं है। जब सास ससुर जी गुजरे थे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि झाओ खानदान का वंश जरूर चलना चाहिए। पहले तो भाभी ने सोचा था कि मैं दूसरों के लिए सिलाई बुनाई करके कुछ साल पैसे जमा करूंगी तुम्हारे लिए एक दुल्हन लाने के लिए, पर कौन सोच सकता था कि जंग और अकाल दोनों एक साथ आ जाएंगे। देखो हमारे घर की हालत, हम इतने गरीब हैं कि इन कुछ मिट्टी की दीवारों के अलावा कुछ नहीं बचा है। दुल्हन, लगता है अब तुम शादी नहीं कर पाओगे। भाभी ने सास ससुर जी से वादा किया था, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। वैसे भी, भाभी ने सोचा, मेरा ये शरीर किसी और को देने से अच्छा है कि तुम्हें दे दूं। कम से कम झाओ खानदान का बच्चा पैदा करना तो मेरी ही जिम्मेदारी है। ये कहते कहते गांव शियू शियू की आंखों से आंसू लुढ़क पड़े और उसके गालों से होते हुए मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर गिरे। इतने गर्म कि एक पल के लिए मेरा दिल घबरा गया। 5 साल पहले मेरे पिता और बड़े भाई को जबरदस्ती सरहद पर जंग के लिए भेज दिया गया था। आज तक उनकी कोई खबर नहीं कि वो जिंदा है या मर गए। और फिर मेरी माँ भी एक बीमारी की वजह से चल बसी। 5 सालों से मेरी भाभी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, यहाँ तक कि अपनी सबसे अच्छी सहेली से मेरा रिश्ता भी तय करवा दिया और शादी पक्की कर दी। जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो 3 चांदी के सिक्के देकर उससे शादी कर लूंगा। पर अफसोस, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जंग, डाकू, कुदरती आफतें, टिड्डियों का कहर और सूखा सब एक साथ आ गया। जिंदा रहने के लिए घर में जो कुछ भी बिक सकता था सब बेच दिया। पेट भरने के भी लाले पड़े थे तो शादी के लिए चांदी के सिक्के कहाँ से लाते? और इसी वजह से मेरी भाभी ने हिम्मत करके खुद ये कदम उठाने का फैसला किया ताकि वो झाओ खानदान को एक वारिस दे सके और झाओ खानदान के पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? गांव शियू शियू ने सिर उठाकर मुझे घूरते हुए पूछा, जैसे मेरी आंखों में थोड़ी सहमति ढूंढ रही हो। भाभी, ये सब छोड़िए, पहले मेरे ऊपर से उतरिए। ये सुनकर गांव शियू शियू को और भी ज्यादा बुरा लगा। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को समझाया था, उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसके साथ ऐसा करूंगा। तुम भाभी को पसंद नहीं करते, है ना? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, नापसंद कैसे कर सकता हूँ? तो तुमने मना क्यों किया? ये सुनकर मैं बस कड़वाहट से मुस्कुरा दिया। मैंने नीचे अपने शरीर पर नजर डाली जो लंबे समय से भूखे रहने के कारण बेहद कमजोर हो गया था, और जवाब दिया, भाभी, क्या ये जवाब काफी नहीं है? अभी अकाल का समय चल रहा है, कौन है जो भूखा नहीं रह रहा? खासकर तुम और मैं। भूख के मारे हमारा पेट पीठ से लग गया है, शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, कुदाल चलाने तक की हिम्मत नहीं बची है। तुम ही बताओ, मेरे पास उस काम में लगाने के लिए फालतू की ताकत कहाँ है? संतान पैदा करना एक जैविक वृत्ति है, लेकिन यह वृत्ति भी हकीकत की क्रूरता का सामना नहीं कर सकती। आज यहाँ ताकत बर्बाद करने से अच्छा है कि जल्दी सो जाएं। थोड़ी ताकत बचाकर ये सोचना ज्यादा जरूरी है कि कल पहाड़ से कुछ खाने के लिए कैसे ढूंढा जाए। मेरी ये बातें सुनकर गांव शियू शियू काफी देर तक सन्न रह गई। तब जाकर उसने मेरा हाथ छोड़ा, लेकिन उसकी आंखों से निराशा की झलक लंबे समय तक नहीं गई। हाँ, लोग भूख से मरने वाले हैं। अगर मैं सच में गर्भवती हो भी गई तो क्या मैं बच्चे को जन्म दे पाऊंगी? पेट भर खाना नहीं, तन पर कपड़ा नहीं। अगर गर्भवती हो भी गई तो डर है कि बच्चा पेट में ही मर जाएगा। तब क्या होगा? क्या झाओ परिवार का वंश सच में खत्म हो जाएगा? गांव शियू शियू ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। मैं उसे कुछ दिलासा देने ही वाला था, लेकिन अपनी हालत के बारे में सोचते ही मैं धीमी आवाज में कड़वाहट से बड़बड़ाया, दूसरी दुनिया में आकर भी भूखा मरना पड़ रहा है। पता नहीं मेरे पास कोई गोल्डन फिंगर है भी या नहीं। डिंग, होस्ट की जीने की प्रबल इच्छा का पता चला है। दैनिक खुफिया प्रणाली सक्रिय हो गई है। वर्तमान खुफिया जानकारी 1, पश्चिम की ओर सीधी रेखा में लगभग 5 ली की दूरी पर।
एक चट्टान के नीचे एक पुराना छोड़ा हुआ जाल है। जाल के अंदर एक जंगली कुत्ता फंसा हुआ है जिसका बायां पिछला पैर गंभीर रूप से घायल है। बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण वो चलने और विरोध करने की ज्यादातर क्षमता खो चुका है। वो मरने की कगार पर है। जोखिम मूल्यांकन कम। सलाह दी जाती है कि साथ में कम से कम एक भारी हथियार ले जाएं। रास्ता चिन्हित कर दिया गया है। वर्तमान खुफिया जानकारी 2। पूर्व की ओर कांटेदार जंगल में प्रवेश करने के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में 400 मीटर की दूरी पर पत्थरों के एक ढेर के नीचे 2 नुकीले मुंह वाले सांप 5 कदम सांप हैं। उन्हें पकड़कर काउंटी के दवाखाने में बेचने पर अच्छी खासी चांदी मिल सकती है। जोखिम मूल्यांकन उच्च। सावधान रहने की सलाह दी जाती है। अगर उसने काट लिया तो मौत लगभग निश्चित है। रास्ता चिन्हित कर दिया गया है। वर्तमान खुफिया जानकारी 3। साफ पानी की झील के किनारे 5 जिन वजनी एक नरम खून वाला कछुआ है। वो गीली जमीन की कीचड़ में सो रहा है। गांव के अमीर बूढ़े ली को यह चीज सबसे ज्यादा पसंद है। इसके बदले में उससे बढ़िया सफेद चावल मिल सकते हैं। जोखिम मूल्यांकन मध्यम। झील के किनारे की कीचड़ में शरीर धंस सकता है। अगर उसमें फंस गए तो निकलना मुश्किल होगा। रास्ता चिन्हित कर दिया गया है। यह नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं तुरंत बहुत खुश हो गया। 3 खुफिया जानकारियाँ 3 तरह के इनाम। 5 कदम सांप बहुत खतरनाक है। जहाँ तक कछुए की बात है, भले ही उसके बदले चावल मिल जाए, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसलिए अगर इनाम की बात करें तो पहली पसंद वो जंगली कुत्ता ही होना चाहिए। ये सोचकर मैंने गाँव शियू शियू पर एक नजर डाली। मैंने भाभी से धीमी आवाज में कहा, तुम घर पर ही रहना, भूलकर भी बाहर मत जाना। इसके अलावा चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ तैयार रखना। हम थोड़ी देर में गोश्त खाएंगे। इतना कहकर मैं उठा और घर का एकमात्र लोहे का औजार कुदाल उठाकर बाहर की ओर भाग गया। तुम क्या करने जा रहे हो? कोई बेवकूफी मत करना। मेरी इस अचानक हरकत से गाँव शियू शियू डर गई और घबरा कर बोली, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने हाथ हिलाया और उसके बाद कुछ और नहीं कहा। मैं बस और तेजी से दौड़ने लगा। लगभग 1 घंटे बाद मैं आखिरकार सिस्टम द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच गया। चांदनी रात में एक जाल वाले गड्ढे में उम्मीद के मुताबिक एक भूरे खाकी रंग की आकृति हल्की हल्की कांप रही थी। मैं सावधानी से पास गया तो देखा कि एक बड़े आकार का नर हिरण गड्ढे में करवट लिए लेटा हुआ है। उसका दाहिना अगला पैर साफ तौर पर अजीब ढंग से मुड़ा हुआ था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें चांदनी में डर से चमक रही थी, पर उसका शरीर बस हल्का सा फड़क रहा था। जाहिर है कि उसमें भागने की हिम्मत नहीं बची थी। वाकई में एक बेवकूफ हिरण है। मैं मन ही मन खुश हो गया। ये जानवर डरपोक होता है। डरने पर यह घबरा जाता है और बिना सोचे समझे भागता हुआ गड्ढे में गिर जाता है। लगता है जानकारी सही थी। ये सोचते हुए मैंने सतर्क होकर चारों ओर देखा। जब यकीन हो गया कि आसपास कोई और खतरा नहीं है तो मैं धीरे धीरे उस उथले गड्ढे में उतर गया। उस बेवकूफ हिरण को देखते हुए जो धीरे धीरे कराह रहा था, मैंने अपनी कुदाल उठाई और धीमी आवाज में कहा, शांति से जाओ, अभी पतझड़ का आखिरी दौर चल रहा है। मौसम ठंडा होने वाला है और घर पर कपड़े और अनाज की सख्त जरूरत है। इस हिरण का आधा गोश्त बेचकर कई किलो अनाज और 2 पुराने मोटे कपड़े मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बचा हुआ आधा गोश्त हम खुद खाने के लिए रख लेंगे। इससे मेरे और भाभी के कमजोर शरीर को थोड़ी ताकत भी मिल जाएगी। झाओ जियागो में फूस की झोपड़ी के अंदर इस समय गाँव शियू शियू जलती लकड़ियों वाले चूल्हे के सामने आंसू बहा रही थी। मटर के दाने जितने बड़े आंसू लगातार लुढ़ककर उसके हाथ में कसकर पकड़े हुए एक नोटिस पर गिर रहे थे। इस पर जिला दफ्तर का सरकारी हुक्म छपा था। ये दिन आखिर कैसे गुजरेंगे? हे भगवान, ये कैसी मनहूस दुनिया है। सच में जीने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ रही है। भाभी, अचानक दरवाजे के बाहर से एक पुकार सुनाई दी। गाँव शियू शियू ने चौंक कर सिर घुमाया तो देखा कि मैं बुरी तरह हाँफ रहा था और कंधे पर एक बेवकूफ हिरण उठाए हुए दौड़ता हुआ आ रहा था। देवर जी! गाँव शियू शियू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उनका चेहरा अचंभे से भर गया। धड़ाम की आवाज के साथ मैंने उस बेवकूफ हिरण को जमीन पर फेंक दिया। मैंने अपने शरीर से धूल झाड़ी और हाँफते हुए कहा, भाभी जरा हाथ बटाना, हमें जल्दी करनी होगी, इसे मारकर इसका गोश्त बनाना है। ठीक है। गाँव शियू शियू ने सिर हिलाकर सहमति दी। फिर अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछते हुए उसने पास में पड़ा एक जंग लगा हुआ लोहे का चाकू उठाया। उसे काटने को तैयार हुई। भाभी, तुम रो क्यों रही हो? अपनी भाभी की आंखों के कोनों में चमकते आंसू देखकर मैं पूछे बिना न रह सका। देवर जी! ये सुनकर गाँव शियू शियू की आंखों से निराशा और दुख एक साथ छलक पड़े। वो तुरंत आकर मेरे गले लग गई और किसी भी तरह मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। भाभी, आखिर हुआ क्या? किसने तुम्हें तंग किया? मैं उसे जान से मार दूंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें कुछ होने वाला है। गाँव शियू शियू इस पर सिसक रही थी। उसने वो सरकारी फरमान मेरी तरफ बढ़ाया। सरकार के सिपाही आए थे। उन्होंने कहा कि शीत एनांत से पहले तुम्हें 3 साल के लिए फौज में भर्ती होना होगा।
क्या? ये सुनते ही मैं फौरन गुस्से से आग बबूला हो गया। फौज में भर्ती, मेरे पिता और बड़े भाई फौज में भर्ती होने की वजह से ही 5 साल से उनकी कोई खबर नहीं है। हालांकि हमने लोगों को पैसे देकर खबर निकलवाने की कोशिश की, लेकिन जवाब में सिर्फ 2 शब्द मिले, लापता। जंग के मैदान में लापता, इसका क्या मतलब होता है? मैं किसी से भी बेहतर जानता हूँ, या तो वे मारे गए और उनकी लाश तक नहीं मिली, या फिर उन्हें बंदी बना लिया गया। लेकिन चाहे जो भी हुआ हो, मेरे पिता और भाई का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। महान छू के नियमों के अनुसार एक घर से सिर्फ 2 आदमी ही फौज में जाते हैं। पिता और भाई ने पहले ही मेरी जगह पर सैनिक सेवा पूरी कर ली है। यह मनहूस सरकार हद से ज्यादा जुल्म कर रही है। ये तो आम लोगों को जीने ही नहीं दे रहे। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मेरा मन किया कि इस सरकारी फरमान के टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन मेरे बचे खुचे होश ने मुझे याद दिलाया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। देवर जी, गाँव शियू शियू सिसकते हुए काफी देर तक झाओ मिंग को देखती रही। फिर उसने अचानक अपने दांत भींच लिए और कहा, फौज में भर्ती होना मतलब मौत के मुंह में जाना है। गांव के कितने ही लोग सरहद पर गए, उनमें से गिने चुने ही जिंदा वापस आए। तुम घर के इकलौते चिराग हो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी भाभी तुम्हें खतरे में पड़ते नहीं देख सकती। मैंने फैसला कर लिया है, मैं खुद को शहर के यीहों कोठी में बेच दूंगी। उससे जो पैसे मिलेंगे उनसे तुम्हारी फौजी सेवा का कर चुका दूंगी। ये सुनकर मैं भला ये कैसे होने दे सकता था? यीहों कोठा वो कैसी जगह है? वो तो रंडियों का अड्डा है जहाँ हजारों मर्द जाते हैं। मैं चाहे कितना भी नीच क्यों न हूँ, अपनी ही भाभी को ये काम नहीं करने दे सकता, वरना मरने के बाद मैं झाओ परिवार के पुरखों को, अपने पिता और बड़े भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा? भाभी, नहीं, मैं इस बात के लिए हरगिज राजी नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम्हारा क्या होगा? गाँव शियू शियू की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मेरी बाह पकड़ रखी थी और न चाहते हुए भी उसकी पकड़ और कस गई। भाभी भी अपना जिस्म नहीं बेचना चाहती, पर भाभी के पास सच में कोई और रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरने के लिए जाते हुए नहीं देख सकती। अपनी भाभी को इस तरह फूट फूट कर रोते देख मेरी आंखों में दर्द छलक आया। उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए मैंने धीरे से और गंभीरता से कहा, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। भाभी, मेरा यकीन करो। देखो, मैं एक बार बाहर गया और एक शिकार पकड़ लाया। अगर आगे भी किस्मत अच्छी रही तो और भी कुछ पकड़ लाऊंगा। तो पैसे बेचने के लिए काफी नहीं हो जाएंगे? तुम बस मुझे बहला रहे हो। गांव में इतने सारे शिकारी हैं, लेकिन उनमें से शिकार कितनों के हाथ लगता है? आज जो ये शिकार हाथ लगा है वो तो बस किस्मत की बात है। भला हर रोज कैसे मिल सकता है? गाँव शियू शियू के चेहरे पर साफ अविश्वास झलक रहा था। हाँ भाभी, मेरा यकीन करो, फौजी भर्ती से बचने के लिए 6% चांदी लगेगी। मैं वादा करता हूँ 3 दिन के अंदर मैं जरूरी पैसे कमा लूंगा। अब हम दोनों फिर से अच्छी जिंदगी जिएंगे। ठीक है। ये सुनकर गाँव शियू शियू ने सिर हिलाया। गुड़गुड़। अचानक पेट गुड़गुड़ाने की आवाज आई। मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया। भाभी, जल्दी से खाना बनाओ। तो तुम इंतजार करो, मैं अभी जाकर बनाती हूँ। गाँव शियू शियू तुरंत मान गई। आधे पहर के बाद दोनों ने आखिरकार पेट भर खाना खाया। बस दोनों करवटें बदलते रहे पर सो नहीं पाए। फौजी भर्ती, 6% चांदी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं मुंह में बड़बड़ाया, अपनी काबिलियत के दम पर इतने पैसे जुटाना दिन में सपने देखने जैसा था। एकमात्र तरीका सिस्टम की मदद लेना है। अगर सिस्टम भी काम नहीं आया तो सिर्फ 2 ही तरीके बचेंगे। एक, डाकू बन जाना। दूसरा, गहरे पहाड़ों में भाग जाना। लेकिन इन दोनों तरीकों का अंजाम मौत ही है। उम्मीद है कल सिस्टम मुझे कोई अच्छी खबर देगा। मैंने धीमी आवाज में आह भरी और करवट लेकर सो गया। अगली सुबह दोनों धीरे धीरे जागे। झाओ मिंग ने बस थोड़ा सा कुत्ते के मांस का सूप पिया और फिर गाँव शियू शियू को अलविदा कहकर घर का इकलौता लोहे का औजार कुदाल लेकर गांव के बाहर की ओर चल पड़ा। गांव से निकलने के बाद झाओ मिंग ने पूरे जोश के साथ आज की ताज़ा सिस्टम जानकारी की जांच की। जानकारी 1, बाएं पहाड़ी रास्ते पर पश्चिम की ओर 800 मीटर सोफोरा के जंगल के नीचे किसी जड़ी बूटी बीनने वाले का छिपाया हुआ सामान का थैला है। खोलने पर बहुत कुछ मिलेगा। जोखिम का अनुमान कम। रास्ता मार्क कर दिया गया है। जानकारी 2, दाएं पहाड़ी रास्ते पर पूर्व में पुराने कांटेदार पेड़ के पास एक बूढ़ा भेड़िया धूप सेक रहा है। जोखिम का अनुमान ज्यादा। रास्ता मार्क कर दिया गया है। सोच समझकर हमला करें। जानकारी 3, गांव के झाओ हाई और उसके 2 भाई फौजी भर्ती से बचने के लिए लूटपाट की तैयारी कर रहे हैं। इस समय वे तिराहे पर छिपे हुए हैं और पड़ोसी गांव के शिकारी पर हमला करने की तैयारी में हैं। उसे खत्म करने के बाद 2% चांदी मिल सकती है। 3 जंगली खरगोश और 2 धनुष बाण के सेट। जोखिम का अनुमान ज्यादा। रास्ता सफलतापूर्वक मार्क कर दिया गया है। होस्ट, सावधानी से काम ले। इन 3 जानकारियों को देखकर झाओ मिंग ने बेबसी में सिर हिलाया। जानकारी 2 एक बूढ़े भेड़िए के बारे में है। भेड़िए का मांस बेस्वाद और सख्त होता है,
और उसकी एक खाल की कीमत 3 पैसे चांदी से ज्यादा नहीं है। इसके लिए जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ तक जानकारी 3 की बात है, झाओ हाई और उसके भाइयों से पंगा लेना आसान नहीं है। फौजी भर्ती से बचने के लिए उन्होंने पड़ोसी गांव के शिकारी पर हमला करने की ठान ली। वे वाकई बहुत बेरहम हैं। इस मामले में वो शामिल नहीं होगा और न ही उसके पास शामिल होने की काबिलियत है। इस तरह देखें तो जानकारी एक पर एक नजर डाली जा सकती है। अकाल से पहले यह 800 मील तक फैली हुई चू पर्वत श्रृंखला। पहाड़ों में जिनसिंग खोजने वाले कई लोग हो सकते हैं, कोई भी एक जंगली जिनसिंग चांदी के कई सिक्कों में बिक सकता है। इस जिनसिंग खोजने वाले का थैला मुझे निराश नहीं करेगा, ये सोचते हुए झाओ मिंग ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। सिस्टम के बताए रास्ते पर चलते हुए वो बाईं ओर के पहाड़ी रास्ते की ओर भागा। 1 घंटे से ज्यादा समय के बाद झाओ मिंग पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए सचमुच सिस्टम द्वारा चिन्हित बबूल के पेड़ों के झुंड तक पहुंच गया। सामने एक बहुत ऊंचा बबूल का पेड़ था। जाहिर है ये काफी पुराना था। बबूल के पेड़ के दोनों ओर सूखी खरपतवार का ढेर था जो बेतरतीब ढंग से उगे हुए थे। ये देखकर झाओ मिंग थोड़ा खुश हुआ। उसने कुदाल उठाई और लगातार खोदना शुरू कर दिया। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटती गई, झाओ मिंग को जल्द ही एक चमड़े का थैला दिखाई दिया। उसके ऊपर तेल लगे कागज की एक परत भी लिपटी हुई थी। निकल आया। झाओ मिंग ने उत्साह से भरकर अपने हाथ मले। उसकी आंखें सीधे उस थैले को घूर रही थी। 4 थैले को फाड़ने के बाद झाओ मिंग ने सावधानी से उसके अंदर खोजना शुरू किया। चांदी के 2 छोटे टुकड़े और पैसों की एक छोटी थैली, साथ ही बहुत पहले सड़ चुका सूखा मांस और लाल कपड़े में लिपटे 2 जिनसिंग। देखने में वे बहुत पुराने नहीं लग रहे थे, लेकिन 20-30 साल के तो होंगे ही। झाओ मिंग ने चांदी की तरफ नहीं देखा, बल्कि उन 2 जिनसिंग को अपने हाथों में उठा लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। झाओ मिंग ने बड़ी मुश्किल से अपने उत्साह को दबाया। उसने जिनसिंग की एक छोटी सी जड़ अपने मुंह में डाली। उस जिनसिंग का स्वाद चखने के बाद उसके शरीर में हल्की सी गर्मी महसूस हुई। झाओ मिंग ने अपनी खुशी को मुश्किल से दबाया। उसने जल्दी से उसे अपनी जेब में डाल लिया। असली माल है, पक्का असली माल है। बस अगर मैं इसे बेच सका तो सैनिक सेवा के पैसे तो दूर, मैं घर को भी फिर से ठीक करवा सकता हूँ। ये सोचकर झाओ मिंग ने जरा भी झिझकने की हिम्मत नहीं की। पास में रखे चांदी के 2 टुकड़ों को भी जेब में डालने के बाद उसने कुदाल उठाई और पहाड़ से नीचे की ओर भागने के लिए तैयार हो गया। अभी भी समय था। उसे जल्द से जल्द जिनसिंग को चांदी और खाने के सामान में बदलना था, तभी उसके मन को शांति मिलती। छोटे मिंग इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? क्या कोई पहाड़ी भूत देख लिया? जैसे ही वो पहाड़ के नीचे पहुंचा, अचानक बगल से एक तेज आवाज आई। उसने चौंक कर सिर उठाया। उसने देखा कि सामने का आधा दांत टूटा हुआ एक आदमी खुशी खुशी उसकी ओर आ रहा है। ये देखकर झाओ मिंग ने उससे बात करने की जहमत नहीं उठाई। उसकी पुरानी यादों के अनुसार इस आदमी का नाम झाओ दामाओ था। वो आमतौर पर छोटी मोटी चोरियां करता था और उसने कई बार उसे तंग भी किया था। बोलता क्यों नहीं? क्या अपनी छाती से कोई अच्छी चीज छिपा रखी है? मुझे देखने दे। झाओ दामाओ ने जब देखा कि झाओ मिंग कुछ नहीं बोल रहा है, बस अपनी छाती को पकड़े हुए है, तो वो तुरंत उसकी ओर लपका। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। दोनों के बीच हाथापाई में जिनसिंग वाला कपड़े का थैला जमीन पर गिर गया। ये देखकर झाओ दामाओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। सोचा नहीं था, आज तो मेरी किस्मत चमक गई। 2 जिनसिंग, इनसे कम से कम 20 से ज्यादा चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इससे मैं कितनी शराब पी सकूंगा। मेरी चीजें वापस करो। झाओ दामाओ के हाथों में 2 जिनसिंग देखकर झाओ मिंग की आंखों में खून उतर आया। ये जिनसिंग उसकी जिंदगी का सवाल थे। देखो तो जरा कैसी बातें कर रहा है। क्या लौटाना? ये चीजें मुझे मिली हैं, तो जाहिर है ये मेरी हैं। ए लड़के, ज्यादा बकवास मत कर, वरना तेरी फिर से पिटाई होगी। झाओ दामाओ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नजर में झाओ मिंग एक दब्बू किस्म का इंसान था। पहले भी वो उसे अक्सर तंग करता रहता था। उसका जिनसिंग छीन लिया तो क्या हुआ? झाओ दामाओ का ऐसा रवैया देखकर झाओ मिंग चुप रहा। बस अपने दिल में उसका कातिलाना इरादे को महसूस कर रहा था, जो उसके सीने में दबा हुआ था और बाहर निकलने को बेचैन था। दामाओ, तेरी माँ की! झाओ मिंग अचानक जोर से चिल्लाया और फिर उसने अपने हाथ में कुदाल लेकर अपने शरीर की सारी ताकत लगा दी और जोर से झाओ दामाओ के सिर पर दे मारा। अपनी कामयाबी की खुशी में डूबे झाओ दामाओ को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुदाल उसके सिर के पिछले हिस्से में लगी और उसे जबरदस्त चक्कर आने लगे। ये देखकर झाओ दामाओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका मुंह थोड़ा खुला और उसने कांपते हुए अपनी उंगली उठाई। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि झाओ मिंग ऐसा कर सकता है। झाओ मिंग ने एक और बार कुदाल से उसके गाल पर वार किया। उसी पल झाओ दामाओ के मुंह से दांत टूटकर गिर पड़े। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसका मुंह खून से भर गया। कुत्ते की औलाद, जब मैं इस दुनिया में नहीं आया था तब तू मुझे तंग करता था, वो तो ठीक था, लेकिन अब आने के बाद भी तू मुझे तंग कर रहा है। तो मेरे यहाँ आने का क्या फायदा हुआ?
तूने मेरा जिनसेंग छीनने की हिम्मत कैसे की? अपनी औकात तो देख लेता। झाओ मिंग गालियां देते हुए बोला और साथ ही कुदाल से लगातार वार करता रहा। एक के बाद एक हड्डी टूटने की आवाजें आने लगी। बहुत जल्द झाओ दा माओ का सिर चकनाचूर हो गया और भेजा बाहर छलक आया। उसकी सांसें थम गईं, लेकिन इसके बावजूद झाओ मिंग ने उसे नहीं छोड़ा। उसने जोर से उसकी गर्दन पर वार किया। जब तक कि उसकी गर्दन टूट नहीं गई, तब जाकर वो जमीन पर धम्म से बैठ गया। वो अभी भी डरा हुआ था और हाँफ रहा था। झाओ दा माओ की लाश को देखते हुए झाओ मिंग चुप रहा। बस उसे अपने अंदर से घिन आ रही थी। 2 जन्मों में उसने पहली बार किसी को मारा था, लेकिन उसे इसका जरा भी अफसोस नहीं था। उसका जिनसेंग छीनना उसकी जिंदगी छीनने के बराबर था। अगर वो उसे नहीं मारता तो खुद कैसे जिंदा रहता? इस लाश को ठिकाने लगाना होगा, झाओ मिंग ने धीरे से कहा। उस खून और मांस के लोथड़े से आती घिन को दबाते हुए उसने लाश को एक तरफ घसीटा और कुदाल से जैसे तैसे एक छोटा गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया। पहाड़ में जंगली जानवर बहुत हैं। रात होने पर कोई न कोई जानवर मेरे लिए सारे सबूत मिटा देगा। ये सब करने के बाद झाओ मिंग उठा। उसने जिनसेंग को वापस अपनी जेब में रखा और शहर की ओर चल पड़ा। शहर बाई काओ तान के अंदर एक कर्मचारी इस समय एबेकस पर हिसाब लगा रहा था और मुंह में कुछ बुदबुदा रहा था। हनीस्कल, खाते में 3 जिन 4 लियांग। हुआंग शी और डांग गुई का हिसाब लिखो। ये सुनकर एक तरफ बैठे दुकानदार ने लाचारी से सिर हिलाया और आह भरी। कहते हैं जो जहाँ रहता है वहीं से कमाता है। पहले जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वाले बहुत लोग थे, लेकिन अफसोस अकाल आते ही जो मर सकते थे मर गए, जो भाग सकते थे भाग गए। ये आम जड़ी बूटियां, इन्हें लाने वालों की तो कमी नहीं, पर अफसोस इस दवा की दुकान में कीमती जड़ी बूटियां ही काफी नहीं हैं। अरे श्याओ वू, जाकर कुछ और इश्तहार लगा देना। कह देना कि हमारा 22 तांग कीमती जड़ी बूटियां खरीद रहा है। अपने दुकानदार की बात सुनकर उस लड़के ने अपने हाथ से गिनतारा नीचे रखा और सिर उठाकर कहा, मालिक, इश्तहार तो बहुत पहले ही लगा दिए थे, पर कोई आ ही नहीं रहा। जो लोग पहले हमें जिनसेंग लाकर देते थे वो भी अब तक नहीं आए। मुझे तो लगता है कि शायद वो पहाड़ों में ही मर गए। ये सुनकर दुकानदार कुछ नहीं बोला, बस अपनी थोड़ी सहलाते हुए गहरी सोच में पड़ गया। उसका ये 22 तांग खास जड़ी बूटियों का कारोबार करता था और साथ ही तरह तरह की बनी बनाई गोलियां भी बेचता था। अब कीमती जड़ी बूटियों की कमी की वजह से वो जिंदगी बचाने वाले कुछ नुस्खे महज कागज के टुकड़े बनकर रह गए थे। जल्द ही साल खत्म होने वाला है और शहर से सैनिकों की भर्ती करके उन्हें सरहद पर भेजा जा रहा है। इसके अलावा शहर के बाहर 500 लोगों की एक टुकड़ी का सेनापति भी अपने सैनिकों के साथ जाएगा। उस समय ठंड से होने वाले घावों की दवा और फेफड़ों से खून बहने जैसी अंदरूनी चोटों की दवा, ये सब सेना की सौंपती और उनकी टुकड़ियां खरीदेगी। ये पैसे कमाने का बहुत अच्छा मौका है, इसे हाथ से जाने नहीं दे सकते। श्याओ वू, अगर शहर के इश्तहारों से काम नहीं बन रहा है तो गांव की तरफ जाओ। हर कस्बे में जाकर इन्हें बांटो। डेंड्रोबियम सुनो, वूलिंगसेन सुनो, जिनसेंग जैसी कीमती जड़ी बूटियां सुनो, मेरे लिए ज्यादा पैसे देकर खरीदो। सुनो, मुझे यकीन नहीं होता, सुनो कि सच में कुछ नहीं मिलेगा। सुनो, धड़ धड़ धड़। दुकानदार अपनी बात आधी ही कह पाया था कि अचानक एक साया अंदर घुस आया। सिर उठाकर देखा तो एक दुबला पतला सादे कपड़ों में नौजवान था। हुजूर, श्याओ वू ने काउंटर के पीछे से आवाज दी। नहीं, झाओ मिंग ने अपनी जेब से निकाला हुआ कपड़े का थैला ऊपर उठाया। उसके अंदर जिनसेंग की 2 जड़ें थीं। झट से जिस पल वो जिनसेंग बाहर निकाले गए, बगल में खड़ा दुकानदार हवा की तरह तेजी से एक पल में झाओ मिंग के सामने आ गया। उसकी आंखें उन 2 जिनसेंग की जड़ों पर गड़ी हुई थी। फिर उसने अपनी बूढ़ी सूखी उंगलियां आगे बढ़ाईं और नाखून से उसका एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में डाल लिया। स्वाद में मीठा, हल्का कड़वा और तासीर में थोड़ा गर्म है। यह असली माल है। आकार और गुणवत्ता को देखकर लगता है कि यह लगभग 35 साल पुराना जंगली पहाड़ी जिनसेंग है। इस शहर में तो यह एक नायाब चीज मानी जाएगी। बहुत बढ़िया, अच्छी चीज है। दुकानदार ने तारीफ करते हुए एक सांस ली, फिर सिर उठाकर झाओ मिंग की तरफ देखकर एक नर्म मुस्कान के साथ कहा, नौजवान, तुम ये कहाँ से लाए हो? मालिक, आप चिंता न करें, ये बिल्कुल जायज तरीके से लाया गया है। झाओ मिंग ने जल्दी से कहा। जड़ी बूटी की सुगंध, अच्छा, कड़वी सुगंध, नीली जड़ी बूटी की सुगंध, जिनसेंग की 2 जड़ें, कड़वी सुगंध। मैं तुम्हें इसके 55 ताइल दूं, कैसा रहेगा? कड़वी सुगंध। बात ये नहीं है कि मैं ऊंची कीमत नहीं देना चाहता, बल्कि तुमने इस जिनसेंग को बहुत बुरी तरह से सहेज कर रखा है। इसकी हालत अच्छी नहीं है, वरना मैं 5 लांग और बढ़ा देता। ये सुनकर झाओ मिंग चौंक गया। उसका दिल खुशी से भर गया। 55 लांग, ये कितनी बड़ी दौलत थी। इस चांदी के साथ मैं न केवल सैन्य सेवा का शुल्क चुका सकता हूँ, बल्कि बड़ी मात्रा में सामान भी खरीद सकता हूँ, अपना जीवन सुधार सकता हूँ। ये सोचते हुए झाओ मिंग ने सिर उठाकर दुकानदार की ओर देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, तो जैसा आप कहें मालिक।
लेकिन मुझे छोटे मूल्य के चांदी के नोट चाहिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं, जाओ 10 लांग वाले 5 चांदी के नोट ले आओ, साथ में 5 लांग की टूटी चांदी भी, दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने पीछे मुड़कर अपने सहायक से कहा, जी मालिक। सहायक ने जल्दी से अपना गिनतारा नीचे रखा और वैसा ही करने चला गया। कुछ देर बाद झाओ मिंग ने वे चांदी के नोट ले लिए। उसके दिल में एक अजीब सी उत्तेजना थी। ये चांदी के नोट भले ही हल्के थे, पर ये इंसान की जान से भी ज्यादा कीमती थे। इनके होते हुए वो और उसकी भाभी कुछ अच्छे दिन बिता सकते थे। भविष्य में अगर और अच्छी जड़ी बूटियां मिली तो बेझिझक यहाँ ले आना। तुम चिंता मत करो, मेरा ये बाइकातांग बिल्कुल उचित मूल्य देगा। ठीक है, मैंने याद रखा मालिक, मैं चलता हूँ। झाओ मिंग ने सिर हिलाया, फिर उसने अदब से हाथ जोड़े मुड़ा और चला गया। पास में खड़ा सहायक जियो वो धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था। उसके मन में कुछ नाराजगी थी। एक गरीब, कंगाल, बांस के डंडे जैसे दुबले पतले आदमी के पास भी ये चांदी होनी चाहिए? मालिक, क्या आपको लगता है कि हमें किसी को ढूंढना चाहिए? जियो वो ने अपनी बात आधी ही कही थी कि उसने अपना हाथ उठाया और अपनी गर्दन पर हल्के से एक लकीर खींच दी। इसका मतलब साफ था। ये सुनकर दुकानदार ने अपनी ठुड्डी पर लगी दाढ़ी को सहलाया, उसे हल्के से मरोड़ा। कुछ देर बाद उसने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 50 से कुछ ज्यादा लांग चांदी ही तो है, ये जोखिम उठाने लायक नहीं है। इसके अलावा ये लड़का खुलेआम मेरे बाइकातांग में आया था। अगर वो 2 दिन के अंदर मर गया और किसी को पता चल गया तो मेरे इस बाइकातांग की साख खराब नहीं हो जाएगी? अभी तो हम बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियां खरीद रहे हैं, हम छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान नहीं कर सकते। जी मालिक, इस दास को सबक मिल गया। जियो वू ने जल्दी से सम्मान पूर्वक सिर हिलाया। जाओ और अपने काम में लग जाओ, मुझे भी अब गोलियां बना लेनी चाहिए। इन 2 जिनसेंग की जड़ों से शरीर को पोषण देने वाली कई गोलियां बन सकती हैं। नहीं, वे सेनापति जो युद्ध के मैदान में गंभीर रूप से घायल हुए हैं और जिन्हें तुरंत आराम की जरूरत है, उन्हें इसी चीज की कमी है। रुको, जब शहर के बाहर से सेना का कमांडर आएगा मैं उसे 10 लांग चांदी में एक गोली बेचूंगा। लागत 50 लांग से कुछ ज्यादा है, एक ही झटके में 7-8 गुना मुनाफा, दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा। बाइकातांग से निकलने के बाद झाओ मिंग ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, सीधे अनाज की दुकान की तरफ चल दिया। मोटा अनाज, बढ़िया अनाज, दोनों का एक एक पत्थर खरीदा। इसके अलावा तेल की दुकान का भी एक चक्कर लगाया, साथ ही बढ़ई की दुकान पर भी गया और लकड़ी के 2 पलंग खरीदे। पहले बयाना दे दिया, जब बढ़ई की दुकान वाले पलंग झाओ परिवार की घाटी में पहुंचा देंगे तब बाकी के पैसे चुका दूंगा। इसके अलावा ठंड बढ़ रही है, इसलिए कुछ रुई की रजाइयां भी खरीदनी हैं। अपनी भाभी के लिए भी कुछ और कपड़े खरीदने हैं। ये सब करने के बाद झाओ मिंग ने 2 खंजर भी खरीद लिए, एक अपनी छाती पर छिपा लिया और दूसरा अपने पैर पर बांध लिया। साथ ही मिर्च पाउडर और राख का एक पैकेट खरीदकर अपनी आस्तीन में छिपा लिया। शहर में बहुत भीड़ भाड़ है और सबकी नजरें होती हैं। मैं अकेला इतनी सारी चीजें खरीद रहा हूँ, यकीनन कोई न कोई मुझ पर नजर रखेगा। थोड़ी और तैयारी कर लेना ही समझदारी है। खरीदारी का एक दौर खत्म होने के बाद झाओ मिंग ने मुंह से अच की आवाज निकाली। चांदी के 10 लियांग में से आधे से ज्यादा खर्च हो चुके थे, लेकिन अभी भी सबसे जरूरी चीज खरीदनी बाकी थी। इतनी सारी चीजें वो अपनी पीठ पर उठाकर नहीं ले जा सकता, एक गाड़ी खरीदनी ही पड़ेगी। ये सोचकर झाओ मिंग एक बाजार की ओर चल दिया। आजकल के जमाने में एक मामूली गधे की गाड़ी का होना बाद की पीढ़ियों की लाखों की लग्जरी कार से जरा भी कम नहीं है। अगर किसी के पास बैलगाड़ी हो या घोड़ा गाड़ी तब तो क्या ही कहने, गांव की तो बात ही छोड़ो, कस्बे में भी सीना तान कर चल सकते हैं। आखिरकार जब आपके पास ये गाड़ी हो, भले ही आप कुछ और न करें, सिर्फ दूसरों का सामान पहुंचाने का काम ही एक अच्छी खासी आमदनी का जरिया है। और गाड़ी खरीदने के लगभग 3 तरीके हैं। एक है मवेशी बाजार, यह ज्यादातर शहर के फाटकों के पास या कुछ मुख्य सड़कों पर होता है। इस तरह की गाड़ियां ज्यादातर लकड़ी के चपटे ठेले होते हैं जिन्हें किसी जानवर से जोड़ा जाता है। दूसरे होते हैं खास गाड़ी बनाने वाले कारीगर। कुछ लोग बड़ी मेहनत से अलग अलग तरह की गाड़ियां बनाते हैं और सही जानवर ढूंढने में भी मदद करते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है और कीमत भी सस्ती नहीं होती। तीसरा तरीका है दलालों के जरिए। उनके पास सबसे अच्छी जानकारी होती है। वे पुरानी गाड़ियों, घोड़ों या घरों की जानकारी बेचने में माहिर होते हैं और साथ ही उसकी गारंटी भी देते हैं। जाहिर है उनकी कीमत भी सबसे ज्यादा होती है। झाओ मिंग को गाड़ी खरीदने के लिए कोई खास जरूरतें नहीं थी, बस सामान धो सके इतना ही काफी था। यहाँ बदबू तो बहुत ज्यादा है। ये देखकर झाओ मिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। इस गाड़ी बाजार में काफी लोग थे और हर तरह के जानवरों का गोबर जमा हुआ था। उसकी साफ सफाई करने वाला भी कोई नहीं था। कुछ देर देखने के बाद झाओ मिंग को कुछ भी समझ नहीं आया। फिर उसकी नजर एक तरफ फटे हुए कोट में लिपटे हुए एक काले गधे के पास झुके हुए बूढ़े आदमी पर पड़ी। ये बूढ़ा आदमी कुछ ज्यादा ही ईमानदार लग रहा है। ये सोचकर झाओ मिंग ने खुद ही बात शुरू की। बाबा,
ये गधा कैसे बेचना है? उस झुर्रियों वाले चेहरे वाले बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें आधी खोलकर झाओ मिंग को देखा। उसने अपनी फटी हुई आवाज में बाजार की बोली में कुछ कहा। 4 साल का गधा है, पुरानी गाड़ी का धुरा घिस गया है, दाम पक्का है, मोल भाव नहीं होगा। झाओ मिंग ने जैसे ही यह सुना, मॉडल। ये बात सुनकर वो तुरंत शर्मिंदा हो गया। उसे ये समझ भी नहीं आया, ये देखकर बूढ़े आदमी को कैसे पता नहीं चलता कि झाओ मिंग इस धंधे में नया है। वो तुरंत जोश में आ गया। उसने बगल के काले गधे को थपथपाया। यह नर गधा है, बदिया नहीं किया हुआ, 4 साल का है। इसे खरीदने पर साथ वाली पुरानी चपटी गाड़ी मुफ्त मिलेगी। गाड़ी चलते समय एक तरफ नहीं खींचती, हाँ धुरी से आवाज जरूर आती है। एक दाम 14 तोला चांदी। बाबा, क्या थोड़ा सस्ता हो सकता है? नौजवान, ऐसा कोई नियम नहीं है। तुमने आते ही सीधे दाम पूछा और मैंने एक ही दाम बताया है, तो दाम कम नहीं होगा। हाँ, अगर तुम कल फिर आओ तो बात अलग है। हाँ, अगर तुम्हें आस्तीन में मोल भाव करना आता तो हम जरूर बात कर सकते थे, लेकिन तुम साफ तौर पर इस धंधे के नियम नहीं जानते। शायद तुम्हें गधा परखना भी नहीं आता। धंधे के नियम के हिसाब से जितना बोल दिया उतना ही है। अगर मैंने दाम बदला तो मैं अपना ही नियम तोड़ूंगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने जो दाम बताया है वो बिल्कुल वाजिब है। तुम चाहो तो पूरा बाजार घूमकर फिर आ सकते हो। बस बात यह है कि अगर तुम ज्यादा पूछताछ करोगे तो हो सकता है कि किसी की नजर तुम पर पड़ जाए। आखिर इस जमाने में 2 तोला चांदी के लिए भी किसी की जान जा सकती है, और ये तो 10 से ज्यादा तोले की बात है। ये सुनकर झाओ मिंग एक पल के लिए चौंक गया। फिर उसने सावधानी से इधर उधर देखा। कुछ पल सोचने के बाद उसने सिर उठाकर थोड़े आदर के साथ कहा, ये 15 तोला चांदी है, छुट्टी की जरूरत नहीं है, बस आप मुझे थोड़ा समझा दीजिए। ये सुनकर बूढ़ा आदमी चौंक गया। फिर वो मुस्कुराया और मना नहीं किया। उसने बस चांदी अपने थैले में रख ली। तुम थोड़े भोले तो हो, लेकिन बेवकूफ नहीं हो। इस बाजार में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी और बुरे भी। यहाँ तक कि सबसे सस्ते गधा गाड़ी की कीमत भी 10 तोले से ज्यादा है। अगर कोई इसे चुपके से हथिया ले तो एक बार में ही उसके पूरे परिवार का साल भर का खर्चा निकल जाएगा। तुम्हारे साथ इस धंधे का कोई आदमी नहीं है। पैसे खोना तो छोटी बात है, डर तो इस बात का है कि किसी बुरे इंसान से पाला पड़ गया तो जान से हाथ धो बैठोगे। ये कहते हुए बूढ़े आदमी ने अपनी आवाज और भी धीमी कर ली। बाजार से बाहर निकलने के बाद ध्यान रखना कि कहीं माथे के बीच में तिल वाला कोई आदमी तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा है, या फिर कोई पतले मुंह और बंदर जैसी शक्ल वाला जिसने नीले कपड़े का फटा हुआ चोगा पहना हो, वो तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कोई दिखे तो समझ लेना कि तुम पर नजर रखी जा रही है। तुम अपना ध्यान खुद रखना। मैं बूढ़ा आदमी यह नहीं देखना चाहता कि मेरी यह गधा गाड़ी कल फिर इसी बाजार में खड़ी हो और किसी नए खरीदार का इंतजार कर रही हो। इतना कहकर उस बूढ़े आदमी ने सिर घुमाकर थोड़ी दूर चपटी गाड़ी पर बैठे एक आदमी को आवाज दी, सनेर, इस छोटे भाई के लिए गाड़ी जोत दो और उसे बाजार से बाहर तक छोड़ाओ। झाओ मिंग ने सिर घुमाकर सावधानी से एक नजर देखा। उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी चपटी गाड़ी खींच रहा है। उसे काले गधे से जोता और फिर लगाम और चाबुक पकड़कर उसे दे दिया। चलो, मैं तुम्हें बाजार से बाहर छोड़ आता हूँ। शुक्रिया पहलवान। ये सुनकर झाओ मिंग ने जल्दी से धन्यवाद दिया और गाड़ी पर चढ़ गया। कुछ देर बाद झाओ मिंग उस पहलवान के साथ बाजार से निकला और अपना खरीदा हुआ सामान गधे गाड़ी पर लाद दिया। रास्ते में सावधान रहना। पहलवान ने हामी भरी और फिर लंबे लंबे डग भरता हुआ बाजार लौट गया। वो दौड़कर अपने पिता के पास गया, उसे भेज दिया। हम चलो कुछ सामान खरीद ले, अब हमें भी वापस चलना चाहिए। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, फिर अपने हाथ पीछे करके उठने और जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, कुछ बुरी नजरें उन पर पड़ी। ये देखकर बूढ़ा आदमी तुरंत मुस्कुराया। बड़ी मजेदार बात है, कोई हम बाप बेटे को अपना शिकार समझ रहा है। ये सुनकर वो पहलवान कुछ नहीं बोला, बस उसने चुपचाप अपने हाथ में मौजूद बांस के डंडे को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें सिकोड़कर चौकन्ना होकर दाएं बाएं देखने लगा। पिछली बार मैंने उन्हें बुरी तरह नहीं मारा था, इस बार तुम मुझे नहीं रोकोगे, है ना? जो भी मरना चाहता है तुम उसे मार सकते हो। ये कहकर बूढ़ा आदमी चुपचाप चला गया। थोड़ी दूर पर कुछ आदमियों ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने ज्यादा कुछ कहा तो नहीं, बस उनकी नजरें बाईं और भौहों के बीच तिल वाले अधेड़ उम्र के आदमी पर टिक गई। पाओ भाई, आप क्या कहते हैं? उस बुढ़े से पंगा लेना ठीक नहीं है, फिलहाल उसे छोड़ दो। लाओ ची, तुम मेरे साथ चलो, बाकी लोग यहीं पर नजर रखो। चोरी कर सको तो चोरी करो, लूट सको तो लूट लो। जी। शहर के बाहर दरवाजे पर पहरा दे रहा सिपाही उसकी गाड़ी में लगातार छानबीन कर रहा था। झाओ मिंग ने उसे कुछ तांबे के सिक्के भी दिए, फिर भी वो उसे जाने नहीं दे रहा था। ये देखकर झाओ मिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। जब कुछ अजीब हो रहा हो तो जरूर कोई गड़बड़ है। ठीक है, तुम जा सकते हो। अचानक एक सिपाही चिल्लाया। झाओ मिंग, जो सोच रहा था कि क्या किया जाए, ये सुनकर बहुत खुश हुआ।
उसने जल्दी से हामी भरी और गधे को चाबुक मारकर आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही झाओ मिंग वहां से निकला, दो परछाइयां चुपके से सामने आईं। उनमें से एक वही था जिसकी भौहों के बीच तिल था, जो साफ तौर पर कोई अच्छा आदमी नहीं लग रहा था। शहर के दरवाजे से गुजरते समय पाओ भाई नाम के उस अधेड़ उम्र के आदमी ने पहरेदार को दरवाजे पर पहरा दे रहे दोनों सिपाहियों को इशारा किया। ये देखकर सिपाही हल्के से मुस्कुराया। सब कुछ बिना कहे ही समझ में आ गया था। इस तरह के गंदे काम करने में वे पुराने साथी थे। हर दिन शहर से बाहर गाड़ी चलाने वाले लगभग सभी जाने पहचाने चेहरे होते थे। अगर उन्हें कोई नया चेहरा दिखाई देता तो उन्हें बस उसे 2 अगरबत्ती जलने तक के समय के लिए रोकना होता था। अगर बाजार से कोई आता तो वे उसे जाने देते। अगर पाओ भाई जैसे लोगों का गिरोह लूट में सफल हो जाता तो उनके घर पर हिस्से के तौर पर 2 लियांक चांदी जरूर पहुंच जाती। अगर लूट असफल रहती तो भी इन सिपाहियों का उससे कोई लेना देना नहीं होता। आखिरकार उन्होंने लूट में हिस्सा तो नहीं लिया था। बेशक थोड़ी देर के लिए टालमटोल करते हैं। अभी तक बाजार से कोई नहीं आया, इसका मतलब है कि गाड़ी वाला अभी शिकार नहीं बना है। वे उसे सामान्य रूप से जाने भी देंगे। इस लड़के की गधा गाड़ी पर काफी माल लदा है, बाद में हमें भी थोड़ा हिस्सा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सुनकर उस पाओगे ने जल्दी से सिर हिलाया। तुरंत ही उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई और झाओ मिंग की ओर भागा। वहीं दूसरी ओर गाड़ी चला रहा झाओ मिंग जी जान से चाबुक चला रहा था। लेकिन अफसोस, ये काला गधा वैसे भी तेज नहीं दौड़ता था और अब इतनी बड़ी गाड़ी खींचते हुए उसकी रफ्तार और भी धीमी हो गई थी। माँ की, लड़के रुक जा। ये देखकर पीछे आ रहे पाओगे और लाओ ची तुरंत बेचैन हो गए और तेजी से पीछा करने लगे। ये देखते हुए कि वे दोनों परछाइयां ठीक पीछे पहुंच चुकी थी। झाओ मिंग ने हिम्मत जुटाई और धीमी आवाज में चिल्लाया, खुद को हिम्मत देते हुए, साला जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर झाओ मिंग ने जोर से लगाम खींची। गधा गाड़ी से नीचे कूदने के बाद उसने हड़बड़ी में अपने कपड़ों के अंदर से कुछ निकाला। पुराने कपड़े में लिपटे तांबे के सिक्के खनकते हुए जमीन पर बिखर गए और उसने तेजी से एक 10 दायल का चांदी का नोट निकाला जो मुड़ मुड़कर नम पड़ गया था। उसे तांबे के सिक्कों के ढेर पर फेंक दिया। उसके बाद डर का नाटक करते हुए कांपती हुई आवाज में, बहादुरों आराम से बात कर सकते हैं, ये पैसे आप ले जाइए, शराब पीजिए, मुझे जाने दीजिए, कैसा रहेगा सरदार। पाओगे कुछ कदम दूर रुक गया। उसके चौड़े दागदार चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने पहले जमीन पर पड़े पैसों पर नजर डाली और उसकी आंखों में लालच की एक झलक कौंध गई। जैसे ही वो उन्हें उठाने वाला था, उसने देखा कि हवा का एक झोंका घास में से गुजरा। इसके बाद उसने पैसे उठाने का विचार छोड़ दिया और झाओ मिंग को घूरने लगा। हाँ, तू तो काफी समझदार है, लेकिन तेरे पैसे मुझे चाहिए, तेरी गाड़ी का माल वो भी मुझे चाहिए, और तेरी जान भी हमें लेनी पड़ेगी। अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया तो तू बाद में जाकर कचहरी में हमारे खिलाफ शिकायत करेगा, तो फिर हम भाई लोग जिएंगे कैसे। लाओ ची, तू काम तमाम कर। ये सुनकर वो लंबा पतला आदमी जिसे लाओ ची कहा जा रहा था तुरंत आगे बढ़ा। उसके हाथ में छोटा चाकू था जो एक ठंडी चमक के साथ सीधे झाओ मिंग की ओर आया। झाओ मिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपना शरीर घुमाया और सड़क के किनारे की घनी घास की ओर छलांग लगा दी। हे, तुझे लगता है तू भाग पाएगा? अगर तू भाग गया तो मैं तुझे अपना बाप मान लूंगा। लाओ ची का चेहरा नफरत से भरा था। वो भी उसके पीछे कूद गया, लेकिन जिस पल उसने पीछा किया, जो झाओ मिंग जान बचाकर भाग रहा था वो अचानक घूम गया। उसने मौके का फायदा उठाकर अपनी आस्तीन में छिपाई हुई मिर्च पाउडर सीधे लाओ ची के चेहरे पर फेंक दी। मेरी आंखें। लाओ ची इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। उसने अनजाने में अपनी आंखें ढक लीं और दर्द से चीखने लगा। ये देखकर झाओ मिंग ने जरा भी संकोच नहीं किया और अपने कपड़ों में छिपा खंजर उसे पहले ही पकड़ लिया था और बिना कुछ कहे उस लाओ ची को घोंप दिया। लाओ ची को बस अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ और अनजाने में वो उसे दबाना चाहता था, लेकिन अगले ही पल खंजर बाहर खींच लिया गया और पलक झपकते ही फिर से उसके गले में घोंप दिया गया। गर्म खून तुरंत फूट पड़ा और गर्दन के सहारे नीचे बहने लगा। उसके कपड़े भीग गए और उसका शरीर भी सीधा जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर झाओ मिंग आगे बढ़ा और उसके हाथ से खंजर छीन लिया और सीधे पाओ गे की तरफ भागा। उसने देखा पाओ गे अपने घुटनों के बल घास में कुछ खोज रहा था। जैसे ही उसे पैसे मिले वो खुश हो ही रहा था कि उसने लाओ ची की चीख सुनी। जैसे ही वो उठकर देखने वाला था, एक खंजर तेजी से उसकी ओर फेंका गया। पाओ गे हड़बड़ी में एक तरफ हटा और मुड़कर सावधान हो गया। उसने देखा कि झाओ मिंग ज्यादा दूर नहीं था। अच्छा लड़का है, लाओ ची को मार सका, तुझ में कुछ तो दम है। झाओ मिंग चुप रहा। उसने बस एक और खंजर फेंक दिया। फिर से पाओ गे ने हाथ उठाकर अपनी तलवार से उसे हवा में ही मार गिराया। फिर तिरस्कार से बोला, मैंने कुंग फू सीखा है, तेरी ये चालें मेरे सामने बकवास हैं। चाले तो मेरा एक और उड़ता चाकू चक। ये देखकर झाओ मिंग जोर से चिल्लाया। उसने अपनी आस्तीन से कोई चीज निकाली और जोर से फेंक दी। हाँ, बेकार है। पाओ गे तिरस्कार से भरा था।
उसने फिर से उसे गिराने के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन जिस पल उसकी तलवार टकराई, धातु के टकराने की आवाज जो उसने सोची थी नहीं हुई, बल्कि मिर्च पाउडर का एक गुबार उठा और उसके पूरे चेहरे पर छा गया। दो तरह की अनुभूतियां एक साथ उसके पूरे शरीर में दौड़ गईं और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो चीखने से खुद को रोक नहीं पाया, और झाओ मिंग भला इस मौके को कैसे जाने देता। उसने तुरंत अपनी पिंडली में छिपा खंजर निकाल लिया और पाओ गे के पेट में घूंप दिया। खचाक! इस भारी वार से पाओ गे का शरीर अनजाने में एक पल के लिए अकड़ गया, और ठीक उसी पल में झाओ मिंग ने एक और वार से उसकी छाती छेद दी। सीधे मौत उस पाओ गे को देखते हुए जो लाओ ची के ही रास्ते पर चला था, जिसे उसने खुद 2 खंजरों से मार डाला था। झाओ मिंग ने ठंडी सांस भरी। कुंग फू किस काम का? मिर्च पाउडर के एक पैकेट ने ही काम कर दिया। झाओ मिंग ने नफरत से थूका। फिर ये पक्का करने के लिए कि वो पूरी तरह मर चुका है, उसने पाओ गे की गर्दन में एक और बार खंजर घोंप दिया। इसके बाद ही वो मुड़ा और उन 2 खंजरों को उठाया जिनसे पाओ गे पहले बच गया था। 4 जैसे ही झाओ मिंग ने खंजर को हल्के से फिराया, आदमी के सूती कपड़े फट गए। झाओ मिंग ने अपना हाथ अंदर डाला। उसने दोनों की जेबों में टटोलना शुरू किया और सच में कुछ तांबे के सिक्के निकाल लिए। उसने सावधानी से उन्हें गिना, पूरे 100 से ज्यादा सिक्के थे। इसके अलावा एक टोकन भी मिला। वो टोकन न जाने कितने समय से घिसा जा रहा था। उसके चारों कोने गोल और चिकने हो चुके थे और उस पर स्याही के धब्बे थे। उस पर ब्लैक टाइगर 2 शब्द खुदे हुए थे। ब्लैक टाइगर गैंग। ये देखकर झाओ मिंग की त्योरियां चढ़ गईं। ब्लैक टाइगर गैंग सांगशान काउंटी के जाने माने गिरोहों में से एक था। कहते हैं कि उसमें करीब 100 लोग थे। आम दिनों में 2 गलियों से हफ्ता वसूलने के अलावा वे कुछ छोटी मोटी चोरियां भी करते हैं। जिला मजिस्ट्रेट उन्हें इसलिए खत्म नहीं करता क्योंकि यह ब्लैक टाइगर गैंग हर साल सेना में भर्ती होने वालों की संख्या पूरी करने के लिए अपने गैंग से कई लोगों को चुनकर भेजता है। और दूसरा कारण ये है कि ब्लैक टाइगर गैंग का मुखिया उन्हें बहुत सारा पैसा भी देता है। जब मेरे पिता और भाई मोर्चे पर नहीं गए थे तो वे अक्सर शिकार करके शहर में बेचने आते थे। उस समय उनसे खूब जबरदस्ती वसूली की जाती थी। यह मेरे पिता और भाई का बदला लेने जैसा ही है। झाओ मिंग ने धीरे से बुदबुदाया। बस अफसोस की बात है, ये दोनों भी साले कंगाल हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने मुझे अपना निशाना बनाया। झाओ मिंग ने फिर से धीरे से कुछ कहा और फिर जमीन पर पड़ी लाशों को खींचकर झाड़ियों में ले गया। उसने दाएं बाएं देखा और जब पक्का हो गया कि किसी ने नहीं देखा है, तब वो गधे की गाड़ी पर कूदकर बैठ गया और चाबुक घुमाने लगा। झाओ परिवार की घाटी की ओर चल पड़ा। चांदनी रात घनी थी, धरती पर बिखरी हुई थी। हिलते डुलते पेड़ों की परछाइयां धुंधली सी दिख रही थी और एक कौवा ठंडी टहनी पर बैठकर कांव कांव कर रहा था। इस पल पतझड़ की हवा तेज चल रही थी, पाला पड़ रहा था और ठंड की वजह से ही रात के आसमान में काले बादल कम थे। चांदनी रात में सड़क बहुत साफ दिख रही थी। लालटेन न होने पर भी घर का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। बस इतना था कि वो थोड़ा धीरे चल रहा था। वो थोड़ी चरमराहट वाली गाड़ी अंधेरी रात में हिलते हुए कानों को बहुत चुभ रही थी। झाओ मिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसके मुंह में खरीदे हुए मीठे सूखे मेवे थे। आने वाली झाओ परिवार की घाटी को देखते हुए उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। अब घर में मांस है, जेब में पैसे हैं, गाड़ी में अनाज है और एक बहुत ही रसीली भाभी है जो दिलो जान से मेरी सेवा करती है। जल्द ही मैं एक अच्छी जिंदगी जी पाऊंगा। हालांकि यह जिंदगी मेरी पिछली जिंदगी की तुलना में कुछ भी नहीं है, पर कम से कम मुझे एक और जिंदगी तो मिली है ना? हिनहिना ना। अचानक चलते हुए काले गधे ने आवाज लगाई। उसने एक अजीब सी चीख निकाली। जो अपने मुंह की मिठास का मजा ले रहा था और भविष्य के सपने देख रहा झाओ मिंग अचानक चौंक गया और अनजाने में अपनी आस्तीन को छुआ। 2 खंजर उसके हाथ में आ गए थे। मिर्च पाउडर का बचा हुआ आखिरी पैकेट भी चुपके से एक छोटे से छेद से काट दिया गया था। अगर हालात साफ न हुए तो मिर्च पाउडर से ही स्वागत करना होगा। खांस खांस खांस। बड़े भाई धीरे चलो। दूसरे भाई को बहुत गहरी चोट लगी है और मेरी छाती, मुझे डर है कि हड्डी टूट गई है। तभी बगल से एक धीमी दबी हुई आवाज आई। सिर घुमाकर देखने पर बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए और लगातार खांसता हुआ झाओ डी था। ये देखकर झाओ मिंग चौंक गया। झाओ हाय, झाओ तियान, झाओ डी, ये तीनों ली भाई कोई साधारण लोग नहीं हैं। सिस्टम से मिली जानकारी के अनुसार इन तीनों ने शायद बहुत से लोगों पर हमला करके उन्हें मार डाला है। अब जब वे घायल हैं तो अंदाजा है कि दूसरों को लूटते समय वे घायल हुए होंगे। ये सोचते ही झाओ मिंग के दिल में एक पल के लिए घबराहट दौड़ गई। ये सब लोग खूंखार अपराधी हैं। इनके हाथों पर कई लोगों का खून लगा है। मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा। थोड़ा सब्र रखो, घर पहुंच जाओ। माँ और पिताजी के पास घाव भरने की दवा है। बस ये रात कट जाए, कल हम शहर जाकर वैद्य को दिखा लेंगे। झाओ हाई ने अपने छोटे भाई को देखा और धीमी आवाज में उसे तसल्ली दी। बात करते करते उसका ध्यान अपने आप ही कंधे की तरफ चला गया जहाँ अभी भी एक चाकू धंसा हुआ था। इस वक्त वो उसे निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा था।
इस बार उनकी कमाई अच्छी हुई थी। तीनों की फौजी नौकरी का टैक्स चुकाने के लिए चांदी के सिक्के लगभग जमा हो गए थे। कम से कम अगले कुछ साल तो आराम से कटेंगे। अपने माँ बाप की भी अच्छी तरह से सेवा कर पाएंगे। इस अकाल में भूखे मरने की नौबत तो नहीं आएगी। तीसरे भाई, मैं उठाता, कौन है? जैसे ही झाओ हाय मदद के लिए तैयार हुआ, वो अचानक चौकन्ना होकर एक तरफ देखने लगा। तभी उसने देखा कि एक गधा गाड़ी लड़खड़ाती हुई इसी तरफ चली आ रही है। देखने में लग रहा था कि वो भी झाओजिया गांव ही जा रही है। हाय भाई, इतनी रात गए लौटे? हाँ, काम था। तुम झाओ मिंग हो? किसी को यूं दुआ सलाम करते देख झाओ हाय की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। झाओ मिंग और उसकी अपनी विधवा भाभी, गांव के सबसे बड़े कंगाल, कौन नहीं जानता कि उनकी हालत 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसने वाली थी। ये पलक झपकते ही ऐसा क्या हो गया कि वो एक गधा गाड़ी खींचकर वापस आ रहे हैं? कहीं मुझे धोखा तो नहीं हो रहा? झाओ हाय ने अपनी आंखें मली और बुदबुदाया, बड़े भाई, तुम्हें कोई धोखा नहीं हो रहा? इस लड़के की तो सच में लॉटरी लग गई है। पास खड़े झाओ डी ने धीरे से फुसफुसाया। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। झाओ हाय को अच्छी तरह पता था कि उसके भाई का क्या मतलब है। अगर सच में इसे लूटने का मौका मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। बस बात ये है कि हम झाओजिया गांव के बहुत पास हैं। अगर ये बात फैल गई तो हम तीनों भाइयों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यहाँ तक कि हमारे माँ बाप भी बेकार में मुसीबत में फंस जाएंगे। और फिर जब झाओ मिंग का पिता जिंदा था तो उसकी अपने पिता के साथ अच्छी दोस्ती थी। आखिर में और सबसे जरूरी बात ये थी कि हम तीनों में से कुछ घायल हैं और कुछ अपाहिज। और तो और इस वक्त झाओ मिंग भले ही मुंह से दुआ सलाम कर रहा था, पर उसका चेहरा पूरी तरह से चौकन्ना था और लग रहा था कि उसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। ऊपर से उसके बदन से खून की हल्की सी महक आ रही थी। इससे साफ था कि ये भी कोई आसान शिकार नहीं है। इस पर हाथ डालना शायद अच्छा साबित नहीं होगा। झाओ मिंग भाई, तुम तो रातों रात अमीर बन गए, जमींदार हो गए हो। कहाँ हाथ मारा है? हम भाइयों को भी तो कुछ बताओ। हाँ, ये गाड़ी मेरी नहीं है। अगर ये सच में मेरी होती तो क्या ही बात होती। झाओ मिंग हंसकर बात टाल गया। फिर उसने बात बदलते हुए कहा, अब काफी देर हो चुकी है, मुझे भी अब चलना चाहिए। आप सब फिर मिलेंगे। इतना कहकर हाथ हिलाने के बाद झाओ मिंग गधा गाड़ी हाँकते हुए उन लोगों के सामने से गुजरा, पर उसकी आंखें एक पल के लिए भी उन तीनों से नहीं हटी। आस्तीन में छिपा खंजर अब भी उसकी मुट्ठी में कसा हुआ था। अगर इन तीनों ने जरा सी भी गड़बड़ की, यह मिर्च पाउडर तो जरूर बिखरेगा। और झाओ हाय और उसके दोनों भाई भी झाओ मिंग को सीधे घूर रहे थे। बस झाओ मिंग के और दूर जाने का इंतजार किया और फिर सिर हिलाकर आह भरी। ये लड़का सच में पहले जैसा नहीं रहा। इतना चौकन्ना हो गया है, पर कितना भी चौकन्ना हो उससे क्या होगा? झाओ दी ने नफरत से कहा, जब हम भाइयों के जख्म भर जाएंगे तो उसे निपटाने का बहुत समय मिलेगा। हमारे अब्बा हमेशा कहते थे, आसमान में ड्रैगन का गोश्त सबसे बेहतरीन और जमीन पर गधे का गोश्त सबसे लजीज। बाद में इस गधे को मारकर अपने अब्बा को खिलाएंगे, गाड़ी को शहर ले जाकर बेच देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई न खरीदे। तीसरा सही कह रहा है। दूसरे भाई झाओ तियान ने भी सहमति में सिर हिलाया। उस लड़के की जरूर कोई लॉटरी लगी है। इतनी बड़ी दौलत वो इसे कैसे संभाल पाएगा? मेरे हिसाब से तो इसे सिर्फ हम भाई ही संभाल सकते हैं। हे मंझले भाई सही कह रहे हैं। जब हम झाओ मिंग उस लड़के को ठिकाने लगा देंगे तो उसकी एक विधवा भाभी बचेगी ना? बड़े भाई, आपकी तो बीवी भी नहीं है, उसकी भाभी को अपना बना लो, एकदम सही रहेगा ना? ये बात सुनते ही झाओ हाय का दिल मचल उठा। जाहिर है उसके मन में ये ख्याल सच में आ गया था। झाओ परिवार का गांव। इस वक्त गांव शियू ने खाना बना लिया था और दरवाजे की चौखट पर झुकी हुई थी। वो दूर तक देख रही थी, जैसे कोई पत्नी अपने पति के घर लौटने का इंतजार कर रही हो। इतनी देर हो गई है, अभी तक वापस क्यों नहीं आए? बस कोई अनहोनी न हुई हो, गांव शियू ने मन ही मन में कहा। वो खुद को रोक नहीं पाई और हाथ जोड़कर लगातार प्रार्थना करने लगी। झाओ परिवार के पूर्वजों रक्षा करना, झाओ मिंग की रक्षा करना, उसे कुछ न हो। वो झाओ परिवार का इकलौता वारिस है। जैसे ही गांव शियू ने ये बुदबुदाना बंद किया, अचानक गाड़ी के पहियों की चरमराहट सुनाई दी। गांव शियू एकदम से घबरा गई। उसने घबराहट में पास पड़ी लकड़ी की छड़ी उठा ली और बगल की ओर देखने लगी। वो आवाज आने वाली जगह को घूरने लगी। कुछ पल बाद एक गधा गाड़ी दिखाई दी। गाड़ी पर झाओ मिंग मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहा था। भाभी, मैं आ गया। झाओ मिंग, यह नजारा देखकर गांव शियू की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो बिना सोचे समझे उसकी ओर भागी। वो लगातार गधे के सिर पर हाथ फेर रही थी। गधा गाड़ी, ये गधा गाड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आए? सिर्फ गधा गाड़ी ही नहीं है भाभी, देखो मैं बहुत सारा सामान भी खरीद कर लाया हूँ। खाने पीने का, इस्तेमाल करने का, पहनने का, सब कुछ है, बहुत कुछ है। चलो पहले घर के अंदर चलते हैं। ये सुनकर गांव शियू को यकीन नहीं हुआ। वो झाओ मिंग को घूरकर देखने लगी। ये सब हमारा है?
हाँ, ये सब हमारा है। भाभी, अब से हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। ये सुनते ही गाओ शियू शियू की आंखों में आंसू भर आए और फिर वे बड़ी बड़ी बूंदों में बदलकर आंखों के कोनों से बह निकले, जमीन पर टपक पड़े। कितना अच्छा हुआ, पूर्वजों ने हमारी रक्षा की। सच में ये पूर्वजों का ही आशीर्वाद है। ये कहते हुए गाओ शियू शियू ने अपने आंसू पोंछे। आखिर में उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और घर में पूर्वजों की वेदी की ओर मुंह किया। बुदबुदाते हुए कहा, झाओ परिवार के पूर्वजों, आप सब देख रहे हैं, मैं आपकी बहू गाओ शियू शियू आपके लिए और ज्यादा कागजी पैसे जरूर जलाऊंगी। अपनी भाभी को ऐसे नाटक करते हुए झाओ मिंग ने उसे रोका नहीं, बस बड़े दुख के साथ अपनी भाभी के आंसू पोंछने में मदद करने लगा। रो मत भाभी, भूख लगी होगी, चलो मैंने कब का खाना बना लिया है, बस तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा था। अरे हाँ, तुमने सैनिक सेवा कर के लिए पैसे तैयार कर लिए हैं? अगर तैयार नहीं किए हैं तो कल हम इस गधे की गाड़ी को बेचने ले जाएंगे। बहुत पहले ही तैयार कर लिए हैं। भाभी तुम देखो, झाओ मिंग ने झट से अपने बचे हुए नोट निकाले। उन कई नोटों को देखकर गाओ शियू शियू और भी हैरान रह गई। उनके हाथ कांप रहे थे। धीरे धीरे उन्हें लिया और चांदनी की रोशनी में उन्हें अपने सामने रखकर बारीकी से जांचने के बाद उनकी सांसें अटक गईं। असली हैं, ये सब के सब असली हैं। झाओ मिंग, आखिर तुम इन्हें लाए कहाँ से हो? चिंता मत करो, ये पैसे ईमानदारी के हैं। जब मैं पहाड़ों में घूम रहा था तो मैंने 2 जिनसेंग की जड़ें देखी, हाथों हाथ बेच दिया और देखो पैसे आ गए। सिर्फ इतना ही नहीं भाभी, तुम देखो, मैंने इस गाड़ी में तुम्हारे लिए ढेर सारे कपड़े भी खरीदे हैं। कपड़े? तुम फिजूल खर्ची क्यों कर रहे हो? हमारा परिवार बस ठंड से न मरे, इतना ही काफी है। तुम्हें पैसे बचा कर रखने चाहिए, किसी भी मुसीबत के लिए। ये सुनकर झाओ मिंग ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, हम। गाओ शियू शियू ने अपना सिर उठाया। उसने झाओ मिंग की ओर देखा, पर देखा कि वो और भी साहसी हो गया है। उसने अपनी भाभी का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसे उसकी कमर से पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया। उसका हाथ एकदम सही जगह पर, ठीक उसके बाएं कूल्हे पर पड़ा। इस समय दोनों एक दूसरे से कसकर चिपके हुए थे। झाओ मिंग ऊपर से उसे देख रहा था और उसकी सांसें गाओ शियू शियू के चेहरे पर पड़ रही थी। तुम ये क्या कर रहे हो? भाभी, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें भविष्य में ऐसा जीवन दूंगा जहाँ तुम मांस और अनाज खा सकोगी। मैं समझ गई, मुझे छोड़ो। गाओ शियू शियू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने झाओ मिंग को एक झटके में धकेला और घर के अंदर भाग गई। भाभी भागो मत, जल्दी करो, अनाज को तहखाने में रखने में मेरी मदद करो। बाकी सामान घर के अंदर ले चलते हैं, फिर बात करेंगे। कल एक लकड़ी का बिस्तर भी आएगा, तब हमें टूटे हुए लकड़ी के तख्ते पर सटकर सोना नहीं पड़ेगा। हाँ, गाओ शियू शियू जो चली गई थी वापस आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। तुमने एक लकड़ी का बिस्तर भी खरीदा? हाँ बिल्कुल, क्या ये कुछ ज्यादा दिखावा नहीं हो जाएगा? अभी गांव में हर कोई अपनी गरीबी में जी रहा है और अचानक हमारा परिवार अमीर हो गया है। रख तो लेंगे, पर क्या कोई जलन के मारे आधी रात को कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा? ये सुनकर झाओ मिंग चौंक गया। उसे गांव वालों का स्वभाव याद आ गया, किसी के पास कुछ हो तो जलते हैं, न हो तो हंसते हैं। ये सोचकर उसकी भी त्योरियां चढ़ गईं। लेकिन फिर उसने सोचा कि उसके पास सिस्टम जो है, अगर सच में कोई गड़बड़ हुई तो सिस्टम उसे आगाह कर देगा। ये सोचकर झाओ मिंग ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, भाभी आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद दोनों ने अनाज घर के तहखाने में रख दिया। फिर उन्होंने आग जलाई और एक पतीले में दलिया पकाया। कुत्ते के मांस के साथ दोनों ने बड़े स्वाद से खाया। भाभी, मैं खास तौर पर आपके लिए कपड़े लाया हूँ, खाने के बाद आप इन्हें बदल लेना। झाओ मिंग ने धीरे से कहा। ये पैसे यूं ही खर्च कर दिए। गाओ शियू शियू ने मुंह बनाकर कुछ कहा, पर उसका दिल खुशी से भर गया था। इससे पहले उसने झाओ मिंग के लाए कपड़ों को छूकर देखा था। वो बेहतरीन कपड़े से बने थे, उसकी शादी में बने कपड़ों से भी अच्छे। इस वक्त उसका दिल खुशी से भर गया था, एक ऐसी खुशी जिसे वो बयां नहीं कर सकती थी। भाभी, आपके ऊपर खर्च किए गए पैसे चाहे कितने भी ज्यादा क्यों न हो, जायज हैं। हे, झाओ मिंग शरारत से हंसा। फिर उसने सिर घुमाकर खिड़की से बाहर देखा और अचानक कहा, भाभी मुझे लगता है मौसम भी ठंडा हो गया है। सिर्फ लकड़ी के तख्ते पर सोना ठीक नहीं है, क्यों न हम तख्तों को जोड़कर उस पर बिस्तर बिछाकर एक दूसरे से सटकर सोएं। कम से कम थोड़ी गर्माहट तो रहेगी। ये सुनकर गाओ शियू शियू एक पल के लिए चौंक गई और झाओ मिंग को घूरने लगी। पहले घर में बहुत गरीबी थी। झाओ परिवार का वंश आगे बढ़ाने के लिए उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया था। वो अपना शरीर झाओ मिंग को सौंपकर उनके वंश को जन्म देना चाहती थी। लेकिन अब घर में पैसों की कमी नहीं थी। झाओ मिंग को खुद को सौंपने में ऐसा नहीं था कि वो तैयार नहीं थी, बस उसे लोगों की बातों का डर था। ये सोचकर गाओ शियू शियू दुविधा में पड़ गई। कुछ देर बाद वो धीरे से बुदबुदाई, मैं कपड़े पहनकर देखती हूँ। ये कहकर गाओ शियू शियू चली गई। झाओ मिंग ने अपना सिर खुजलाया और थोड़ी देर बाद आह भरी।
छोड़ो भी, पहले घर ठीक कर लूं, फिर कुछ कहना भी देर नहीं होगी। वैसे भी मेरी यह हालत भी अभी ठीक नहीं है। अगर 3 सेकंड में ही मेरा काम तमाम हो गया तो बहुत बेइज्जती होगी। ये सोचकर झाओ मिंग ने और कुछ नहीं कहा और चुपचाप बिस्तर बिछाने लगा। और दूसरी तरफ दीवार के उस पार फूस की झोपड़ी में सूखी घास और फटे पुराने कपड़ों से सिले गद्दे पर गाओ शियू पहले ही कपड़े बदल चुकी थी। इस पल उसका चेहरा लाल था। उसने आधा सिर घुमाकर पुआल के पर्दे से ढके दरवाजे को देखा। जब काफी देर तक झाओ मिंग का कोई अता पता नहीं चला तो वो धीरे से बड़बड़ाई, इरादे तो हैं पर हिम्मत नहीं है। मैंने बेकार ही खुद को मनाया। ये सोचकर गाओ शियू ने नीचे सिर झुकाकर अपने खास तौर पर तैयार किए हुए सफेद कपड़े के टुकड़े को देखा। ये कपड़ा पहले से ही ऑक्सीडाइज होकर पीला पड़ गया था। जब बड़े भाई झाओ मिंग ने उससे शादी की थी तो वह घायल हो गए थे, इसलिए वे अब तक संबंध नहीं बना पाए थे। ये कपड़ा असल में नीचे बिछाने के लिए था ताकि उस पर कौमार्य का खून लग सके। शरीर की पवित्रता साबित करने वाला ये कपड़ा बस ऐसे ही रखा रह गया। छोड़ो भी, अभी तो बहुत समय है। इतने सालों तक अपने शरीर की रक्षा करते हुए गाओ शियू को कभी किसी दूसरे ने छुआ तक नहीं था। लेकिन जब से उसने खुद को झाओ परिवार को एक वारिस देने के लिए मनाया था, तब से उसने मन बना लिया था कि यह शरीर उसे झाओ मिंग के लिए ही बचाकर रखना है। उस पवित्रता वाले कपड़े को बहुत सावधानी से सहेजने के बाद गाओ शियू लकड़ी के तख्ते पर लेट गई और खिड़की को देखते देखते उसका मन कहीं और भटक गया। वो मन ही मन ये कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी कि भविष्य में झाओ मिंग के साथ उसका जीवन कैसा होगा। इस लड़के के इरादे तो हैं, पर हिम्मत काफी नहीं है। अगले दिन सरसराती हुई पतझड़ की हवा चल रही थी। पाला पड़ने लगा था और वो टूटा हुआ दरवाजा चरमर की आवाज कर रहा था। आवाज साफ सुनाई दे रही थी। झाओ मिंग जो पहले लकड़ी के तख्ते पर सिकुड़कर आराम से सोना चाहता था, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मांस की एक हल्की सी खुशबू आटे की महक के साथ मिलकर आ रही थी। बिस्तर से उठने के बाद वो रसोई की तरफ गया और देखा कि गाओ शियू आटा गूंथ रही थी। भूख लगी है ना? आज सुबह हम लोग मांस वाले बन बनाएंगे। अच्छी बात यह है कि हमारे घर में कुछ जंगली सब्जियां भी बची हुई हैं। मैंने उन्हें भी काटकर आटे में ही गूंथ लिया है। इसे जब चर्बी वाले तेल में तला जाता है तो ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। तुम थोड़ी देर में थोड़ा ज्यादा खा लेना। ये सुनकर झाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसका दिल मिठास से भर गया। ठक ठक ठक। अचानक दरवाजा जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। भाई ये मिंग। ये खटखटाने की आवाज सुनकर झाओ मिंग चौंक गया। थोड़ी उत्सुकता के साथ उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। उसने देखा कि एक लड़का जिसकी नाक बह रही थी अपनी काली और चिकनी आस्तीन से अपनी नाक पोंछ रहा था और सिर उठाकर बोला, लियू गोजी, क्या बात है? भाई मिंग, कोई आपसे मिलने आया है। आप देखिए तो यह मास्टर झाओ के घर के लिए है। बगल से हंसने की आवाज आई। झाओ मिंग ने सिर घुमाया और हैरान रह गया। उसने देखा कि एक गधा गाड़ी के ऊपर लकड़ी के बहुत सारे तख्ते और 2 बांस की चटाइयां रखी हुई थी। मेरा उपनाम डोंग है। मैं शहर के लिए दुकान के लिए सामान पहुंचाता हूँ। आपने कल वहाँ बयाना दिया था। आज सुबह होने से पहले ही मैं उठकर सब तैयार करने लगा। आप आकर देख लीजिए। लकड़ी के फ्रेम वाले 2 पलंग, साथ में 2 बांस की चटाइयां मुफ्त। ठीक है न? जैसे ही झाओ मिंग ने ये सुना, जल्दी से आगे बढ़कर उस गधी गाड़ी पर नजर डाली और फिर हंसते हुए सिर हिलाया। वाकई में, जल्दी करो, जल्दी अंदर आ जाओ। ठीक है झाओ साहब, आप बताइए ये पलंग कहाँ लगाना है? मैं इसे अभी आपके लिए लगा देता हूँ। पहले पश्चिम वाले कमरे में चलिए, उसे उस लकड़ी के तख्ते के पास लगा दो। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। बूढ़े डोंग ने ये सुना और तुरंत हंसते हुए गधे गाड़ी पर वापस गया और अपने कंधे पर एक फटी हुई कपड़े की बंडी डाल ली। फिर वो उस लकड़ी के तख्ते वाले पलंग को घर के अंदर ले जाने लगा और बगल में खड़ा वो छोटा सा बच्चा बस सिर उठाकर धीरे से बुदबुदा रहा था। अमिंग भाई, तुम तो अमीर हो गए। तुम तो पलंग भी इस्तेमाल करने लगे। ये तो अमीर लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी माँ ने कहा कि इन 2 पलंगों की कीमत कम से कम 3-4 चांदी के सिक्के होगी। गांव के मुहाने पर बहुत से लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हें जीना नहीं आता, थोड़े से पैसे आते ही दिखावा करने लगते हो, दूसरों की नकल करके पलंग पर सो रहे हो। वे कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो तुम 120 वें खर्च करके किसी से कहकर घर में मिट्टी का एक ऊंचा बिस्तर बनवा लेते। ये सुनकर झाओ मिंग का चेहरा शांत था। गांव ही तो है, यही हाल है। जहाँ गरीबी और मुश्किलें होती हैं, वहाँ लोग भी वैसे ही हो जाते हैं। ये बहुत ही आम बात है, खासकर तब जब सब लोग एक साथ गरीबी में जी रहे हों और तुम अचानक अमीर हो जाओ तो जलन तो होगी ही। कौन ताने नहीं मारेगा? ओह, ये सब कौन कह रहा था? तीसरी चाची थी, छठी दादी थी और तीसरे मामा और चौथी चाची भी। लियू गोजी ने उंगलियों पर गिनते हुए धीरे से कहा। ये कहकर लियू गोजी ने सिर उठाया और बड़े भोलेपन से पूछा, अमिंग भाई, क्या तुम सच में अमीर हो गए हो? मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में एक गधे गाड़ी भी है। झाओ हाई ने बताया।
पिछली रात मिले उन 3 भाइयों को याद करते हुए झाओ मिंग ने भौहें चढ़ाकर वापस पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि गांव में जल्द ही कोई तुमसे ये पूछने आएगा कि ये सब चीजें कहाँ से आई। ये सुनकर झाओ मिंग ने उपहास से हंसा। पूछने इन बकवास चीजों के बारे में? वो क्या सोच रहे हैं? क्या उसे पता नहीं होगा? बस मुझसे कुछ सस्ता हथियाना चाहते हैं। लियू गोजी, शुक्रिया। भविष्य में कोई और खबर हो तो चुपके से मुझे बता देना। मिंग भाई तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं करेगा, समझे? चिंता मत करो अमिंग भाई, मैं सब समझता हूँ। ये देखकर लियू गोजी ने जल्दी से सिर हिलाया और उसकी नाक लगातार सुड़क रही थी। उसकी आंखें सीधे रसोई की ओर टिकी हुई थी। जाहिर है कि बर्तन से आती नूडल्स और मांस की खुशबू उसे ललचा रही थी। भूखे हो, है ना? ठीक है, चलो खाना खाते हैं। अमिंग भाई, ये कुछ ठीक नहीं है। लियू गोजी ने अपनी नाक मली, लेकिन उसकी आंखें बड़ी ईमानदारी से रसोई की तरफ देख रही थी कि वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। झाओ मिंग हंसते हुए लियू गोजी को अपने घर की ओर खींचकर ले गया। कुछ देर बाद लियू गोजी एक मांस की रोटी पकड़कर बड़े बड़े निवाले खा रहा था। भाभी, थोड़ी देर में जो बूढ़ा आदमी बिस्तर लगाने आएगा उसे भी एक दे देना। ठीक है, मैंने याद रख लिया। गाओ शियू ने भी मना नहीं किया। उसने धीरे से सिर हिलाया, फिर जैसे उसे कुछ याद आया। आज तुम बाहर जा रहे हो क्या? नहीं तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सूखा राशन तैयार कर दूं। ये सुनकर झाओ मिंग कुछ नहीं बोला। उसका मन बस सिस्टम पर लगा हुआ था और उसने मन ही मन कहा, सिस्टम, आज की जानकारी दिखाओ। आज की जानकारी 1, शाम के समय गांव के पश्चिमी छोर पर बड़े बरगद के पेड़ के अंदर छिपे रहो। मेजबान को एक अप्रत्याशित खबर सुनने को मिल सकती है। जोखिम का मूल्यांकन कोई नहीं। छिपने की जगह को चिन्हित कर दिया गया है। कृपया समय से पहले छिप जाएं। आज की जानकारी 2, पहाड़ी रास्ते पर एक सफेद माथे वाला बाघ पहाड़ से नीचे उतरा है। वो नीले पत्थर वाली छोटी नदी के पास पानी पीकर आराम कर रहा है। उसे पकड़ने के बाद शहर की दवा की दुकान पर बेचने से बहुत सारा पैसा मिल सकता है। जोखिम का मूल्यांकन बहुत ज्यादा। मेजबान के मारे जाने की संभावना 99.9% है। कृपया सावधानी से आगे बढ़ें। वर्तमान मार्ग चिन्हित कर दिया गया है। मददगार साथ ले जाने से सफलता की दर बढ़ सकती है। आज की जानकारी 3, हुआन गांव। विधवा ली का परिवार इस समय भूख से तड़प रहा है। वो अपने पति के बैंगहाई का सामान बेचने के लिए ढूंढ रही है। सामान में पोजुन की 18 चालें नाम की एक तलवारबाजी की किताब है। ये तकनीक मेजबान के लिए बहुत उपयुक्त है। कड़ी मेहनत और अभ्यास से एक दिन में हजारों मील की प्रगति हो सकती है। जोखिम का मूल्यांकन मध्यम। विधवा ली देखने में सुंदर है और उसका शरीर भरा पूरा है। उसी गांव का आलसी वांगसी बहुत पहले से उस पर नजर गड़ाए हुए हैं और तलवारबाजी की तकनीक हासिल करना चाहता है। हो सकता है कि इससे वांगसी नाराज हो जाए। बेशक, रास्ता चिन्हित कर दिया गया है। सिस्टम द्वारा दी गई 3 जानकारियां देखकर झाओ मिंग की आंखें थोड़ी। जानकारी 2, वहाँ तो बिल्कुल नहीं जा सकता। अगर मैंने वहाँ जाने की हिम्मत की तो मैं तो खुद ही जाकर दावत बन जाऊंगा ना। लेकिन इस पोजुन की 18 चालें के बारे में सोचा जा सकता है। जब विधवा ली के पास खाने को दाना तक नहीं है तो मैं उसे कुछ खाने पीने का सामान दे दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने अचानक सिर उठाकर अपनी भाभी की ओर देखा और कहा, भाभी, मुझे सच में एक बार बाहर जाना है। माफा, आप मेरे लिए कुछ सामान तैयार कर दे। हम? कैसा सामान? अनाज। अच्छा वाला अनाज थोड़ा कम लेना, मुझे उसका कुछ काम है। ठीक है। ये देखकर गाओ शियू ने तुरंत सिर हिलाया और तैयारी करने चली गई, जबकि झाओ मिंग ने हाथ बढ़ाकर एक और रोटी उठाई और मांस की रोटी लियू गोजी की गोद में डाल दी। लियू गोजी, ये लो खाओ। याद रखना, मेरे लिए गांव वालों की गपशप पर नजर रखना। शुक्रिया भाई एरमिंग। ये देखकर लियू गोजी की आंखें चमक उठी और वो धन्यवाद देते हुए मांस की रोटी को सावधानी से अपनी गोद में रख लिया और फिर हाथ में बची हुई आधी रोटी को पकड़कर उसे कुतरते हुए दरवाजे की ओर चल दिया और झाओ मिंग कमरे में वापस गया और पहले से बची हुई मिर्च पाउडर को वापस अपनी आस्तीन में डाल लिया। उसने अपने दोनों पिंडलियों पर खंजर बांध लिए और एक अपनी छाती में छिपा लिया ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। हुआन गांव। रास्ता काफी समतल था, जिसके चारों ओर बेर और जंगली खुबानी के कई पेड़ थे। यहाँ तक कि कुछ फायरथॉर्न के पेड़ भी दिखाई दे रहे थे। इस अकाल के साल में जहाँ पेट भरना मुश्किल था, ये चीजें जान बचाने वाली थी। कायदे से तो इन बेर के फलों को बहुत पहले ही किसी को चुरा लेना चाहिए था, लेकिन अजीब बात थी कि किसी की भी उन्हें चुराने की हिम्मत नहीं हुई। और इसका कारण जाहिर है ये था कि जिसने भी चोरी की उसे फांसी पर लटका दिया गया था। यहाँ तक कि बहुत दूर से भी हवा में सूखी चमड़ी और हड्डियां धीरे धीरे नाचती हुई देखी जा सकती थी और हल्की सी बदबू भी आ रही थी। इसके बारे में झाओ मिंग पहले ही सुन चुका था। ये फलों का जंगल हुआन गांव के ये हुआन परिवार का था। कहा जाता है कि यह जंगल खास तौर पर ये परिवार के लिए मुरब्बा और बेर की चटनी बनाने के लिए था और बेर का पेस्ट बनाने के काम आता था।
हुआयन गांव में भूख से मरने वालों की कोई गिनती नहीं थी और इसकी वजह जाहिर है ये परिवार था जिसने हर तरह के हथकंडे अपनाकर जमीनों पर कब्जा कर लिया और उन्हें जबरन खरीद लिया था। बेर के जंगल लगाने के लिए अचानक गाड़ी खींच रहा गधा रेंकने लगा। वो बगल के बेर के जंगल की ओर जाना चाहता था। ये देखकर झाओ मिंग ने तुरंत गधे पर एक चाबुक मारा और साथ ही धीमी आवाज में डांटा, मूर्ख गधे, तेरी तो हिम्मत बढ़ गई है, चल जल्दी चल। दर्द से गधा बहुत नाराज हुआ और दर्द से रेंकने लगा। वो नाखुशी से आगे बढ़ता रहा, डगमगाते हुए। आखिरकार वो हुआयन गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंच ही गया। कई हटे कट्टे आदमी डंडे लिए खड़े थे और उनकी आस्तीन पर ये अक्षर सिला हुआ था, रुक, क्या कर रहा है? रिश्तेदारों से मिलने आया हूँ। झाओ मिंग हल्का सा मुस्कुराया। हुआयन गांव में तो सब गरीब लोग रहते हैं, तेरे यहाँ कौन से रिश्तेदार हो सकते हैं? लड़के, तू झूठ तो नहीं बोल रहा? जरा देखूं तो तू क्या क्या सामान लाया है। क्या तुम्हारे हुआयन गांव में कब से घुसने के लिए तलाशी देनी पड़ रही है? तुम्हारा रुतबा तो शहर के सिपाहियों से भी बड़ा है। ये देखकर झाओ मिंग ने भावहीन चेहरे से कहा, अबे ओ लड़के, मार खानी है क्या? वो हटा कटा आदमी तुरंत गुस्से में आ गया। उसने हाथ में पकड़ा डंडा जोर से उठाया और धीमी आवाज में गरजा, जानता भी है ये कौन सी जगह है? ये हुआयन गांव है, यहाँ ये परिवार का हुक्म चलता है, समझा कि नहीं? बस कर, वो डंडा नीचे कर, इतनी बदतमीजी मत कर। देखो तो इस छोटे भाई की गधा गाड़ी पर अनाज भी रखा है, पक्का रिश्तेदारों से मिलने ही आया होगा, उसे जाने दो। अचानक उस हटे कट्टे आदमी के बगल में खड़े एक नौजवान ने धीमी आवाज में कहा। ये देखकर उस आदमी ने ठंडी सांस भरी और रास्ता छोड़ दिया। जब तक झाओ मिंग गांव की ओर चलता गया और उसकी पीठ छोटी होती गई, तब उसने बुदबुदा कहा, चौथे साहब, उसे ऐसे ही क्यों जाने दिया? उसकी गधा गाड़ी पर जो सामान है वो साफ साफ किसी को देने के लिए है। अगर हमें वो चाहिए तो बाद में घर घर जाकर तलाशी ले लेंगे। वैसे भी हुआयन गांव में अब सिर्फ 16 घर ही तो बचे हैं, वो सब हमारे ही रहमोकरम पर तो हैं। तो फिर उस लड़के को भी क्यों नहीं लूट लिया? गधा गाड़ी की भी अच्छी खासी कीमत मिल जाती। अपने माथत को ये पूछते हुए सुनकर ये परिवार के चौथे साहब ने आंखें घुमाई। उसने चिढ़कर कहा, उस लड़के के हाथ में चाकू था और बात करते समय उसका चेहरा एकदम शांत था। साफ दिख रहा था कि वो हमसे डरता नहीं है। ऐसे लोग या तो बहुत बेरहम होते हैं या फिर किसी का खून कर चुके होते हैं। हमें उससे सीधे सीधे भिड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मर गया तो कितना बुरा होगा। ये बात सुनते ही वो हट्टा कट्टा आदमी एक पल के लिए चौंक गया। हाँ, साहब ठीक कह रहे हैं। गांव के अंदर झाओ मिंग को जाहिर है ये सब नहीं पता था। इस वक्त वो सिस्टम द्वारा बताए गए विधवा ली के घर की ओर तेजी से जा रहा था। कुछ ही देर में झाओ मिंग ने लगाम खींचकर गाड़ी रोकी और सामने के आंगन को देखने लगा। ये तो नीली ईंटों और टाइलों से बना था। यह झाओ मिंग एक पल के लिए चौंक गया। ऐसा घर खाने पीने की कमी से जूझ रहा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्सुकता के साथ झाओ मिंग ने एक छलांग लगाई और गाड़ी से नीचे कूद गया। जैसे ही उसने हाथ से दरवाजा खटखटाया, जल्द ही कसकर बंद दरवाजा अंदर की ओर खुला। एक औरत जिसकी कनपटियां धंसी हुई थीं, पर जिसके चेहरे पर एक तरह का तेज था, उसने उलझन में पूछा, माफ कीजिए, आप किसे ढूंढ रहे हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ ये गे बांगहाई का घर है? आप मेरे पति को जानते हैं? विधवा ली ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। उसके पति को युद्ध के मैदान में मरे हुए लगभग 1 साल हो गया था और इतने समय में कोई भी नहीं आया था। अब अचानक से कोई जानने वाला आ गया था। ये सचमुच अविश्वसनीय था। पूरी तरह से तो नहीं। झाओ मिंग ने सिर हिलाया। मैं गे बांगहाई के पास जो चाकूबाजी की तकनीक थी उसके लिए आया हूँ। ये कहते हुए झाओ मिंग ने गधा गाड़ी पर रखे चावल और आटे की ओर इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, भाभी जी, उस चाकूबाजी की तकनीक को अपने पास रखना आपके किसी काम का नहीं है। क्यों न आप वो मुझे दे दे? वो चावल और आटा मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। अगर आपको पैसे चाहिए तो मेरी जेब में कुछ सिक्के हैं। ये सुनकर विधवा ली चौंक गई। फिर वो अपना चेहरा ढककर फूट फूट कर रोने लगी। इससे तो झाओ मिंग बुरी तरह डर गया। अचानक से क्यों रोने लगी? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? भाभी जी, आप कहीं लोग कुछ गलत न समझ बैठे। काश आप थोड़ा पहले आए होते तो कितना अच्छा होता। विधवा ली के आंसुओं ने तुरंत उसके गले के कपड़े को भिगो दिया। वो कांपती हुई आवाज में रो पड़ी, माँ, क्या बुरे लोग फिर से आ गए हैं? जब झाओ मिंग ये सोचकर हैरान हो रहा था, तभी उसने लियू गोजी के बराबर के एक बच्चे को हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू लिए दौड़ते हुए आते देखा। भाभी जी, माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाई, विधवा ली ने आंसू पोंछते हुए कहा। जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ। खुशी, जाओ और गधे गाड़ी से सामान उतारने में मदद करो। मैं सामान लेने जाता हूँ। अच्छा अनाज। मैं अभी जाता हूँ। अच्छा अनाज। उस बच्चे ने सिर हिलाया। अच्छा अनाज। जल्दी से गधे गाड़ी से सामान घर में लाने में मदद की। कुछ देर बाद झाओ मिंग मेज कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने एक बहुत पुरानी दिखने वाली पुस्तिका रखी थी।
उस पर लिखा था पोजुन शिबाशी, तुम्हें यही चाहिए था, देख लो, विधवा ली ने धीमी आवाज में कहा। भाभी, झाओ मिंग ने उसे पलटकर देखा। वो मन ही मन बहुत संतुष्ट हुआ और जल्दी से सिर हिला दिया। आप देखिए, आपको और क्या चाहिए? मेरे पास कुछ चांदी के सिक्के हैं, सब आपको दे दूं तो कैसा रहेगा? ये सुनकर विधवा ली कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने आह भरते हुए कहा, मुझे चांदी के सिक्कों का कोई काम नहीं है। 1 महीने पहले से हमारे इस हुआयन गांव में ये परिवार का ही राज चलता है। हुआयन गांव की लगभग सारी जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। जो लोग बचे हैं उनके पास जीने का कोई रास्ता नहीं है, या तो वे भाग गए या फिर ये परिवार में दास बनकर शामिल हो गए। अब बस 10-12 घर बूढ़े, कमजोर, बीमार, अपाहिज, अनाथ और विधवाओं के बचे हैं जो पिछले बचे हुए अनाज पर जी रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो ये परिवार वाले हमें छोड़ने को तैयार नहीं हैं। वे समय समय पर आकर कुछ चीजें छीन लेते हैं या फिर हम जैसे लोगों के शरीर का फायदा उठाते हैं। उन्हें हमें अपमानित करने में मजा आता है। और जहाँ तक अधिकारियों को बताने की बात है, गांव के दोनों निकासों पर नजर रखी जाती है और पूरब और पश्चिम दोनों तरफ ये परिवार के बेर के जंगल हैं। अगर हम बाहर निकले तो हम पर नजर रखी जाती है। ये कहते हुए गांव शियू ने सिर उठाकर झाओ मिंग को देखा और कड़वाहट से कहा, तुमने मुझे जो ये चीजें दी हैं, मैं इन्हें ज्यादा दिन तक छिपा नहीं सकती। वे लोग इन्हें मुझसे छीन लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने भागने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन डर है कि बाहर जीने का कोई रास्ता ही नहीं है। छोटे भाई, मुझे तुम्हारे चांदी के सिक्के नहीं चाहिए। तुम मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ तो कैसा रहेगा? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम उसे खाने के लिए एक निवाला दे दो, बस यही काफी है। ये सुनकर झाओ मिंग चौंक गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने सिर हिला दिया। भाभी, मेरे घर में भी अतिरिक्त अनाज नहीं है, मुझे सच में खेद है। इस बड़े अकाल के साल में वो अपने साथ कोई बोझ नहीं पाल सकता था। ये सुनकर विधवा ली के चेहरे पर उदासी छा गई। फिर वो कड़वाहट से मुस्कुराई, कोई बात नहीं, तो फिर ऐसा ही सही। ये तलवारबाजी की तकनीक, तुम ले जाओ, मुझे चांदी के सिक्के नहीं चाहिए। तुमने जो अनाज दिया है वो काफी है। 1 महीने बाद तुम एक बार फिर आना। अगर हम माँ बेटा यहाँ भूख से मर जाएं, तो कृपया हमें दफना देना। ये बात सुनकर झाओ मिंग मन ही मन बहुत लाचार महसूस कर रहा था। ये परिवार, वो उनसे पंगा नहीं ले सकता था, और जहाँ तक बात है, अपने साथ किसी अनजान को बोझ बनाकर वो नहीं ले जा सकता था। ये सोचकर झाओ मिंग उठा और उसने एक हल्की आह भरी। भाभी, मुझे सच में अफसोस है। कल मैं तुम्हारे लिए इसकी सूचना अधिकारी को दे दूंगा। काम बनेगा या नहीं, ये तो अब किस्मत के भरोसे है। ये कहकर झाओ मिंग ने अपनी जेब से चांदी का एक टुकड़ा निकालकर मेज पर रख दिया। आंगन के कोने में एक गड्ढा खोदकर इसे छिपा दो। अगर कचहरी ने इस मामले पर सच में ध्यान दिया तो शायद बाद में ये काम आएगा। माँ, हम उनके साथ क्यों नहीं चल रहे? बगल में खड़े आवू ने नासमझी से कहा। एक साथ चले? हम नहीं जा सकते, ली विधवा ने मन ही मन कड़वाहट से सोचा। वे भला कैसे बाहर निकल पाती? उसने अपने बच्चे को बाहर भेजा, क्योंकि आवू छोटा है। गाड़ी के नीचे बंद कर शायद वो बच निकले, लेकिन वो गाड़ी बस इतनी ही बड़ी है, उसमें 2 लोग भला कैसे छिप सकते हैं? हाँ, जैसे ही ली विधवा ने अपनी बात खत्म की, अचानक किसी ने कसकर बंद आंगन के दरवाजे को एक लात मारकर खोल दिया। अगले ही पल शराब की गंध से लथपथ एक परछाई गुस्से में अंदर भागा चला आया। हरामजादे, बाहर गधे की गाड़ी किसकी है? साले, मेरे वांगसी की औरत से मिलने आए हो? मरना है क्या? ये देखकर ली विधवा का चेहरा उतर गया। बच्चा आवू तो और भी ज्यादा गुस्से में था। उसका छोटा हाथ सब्जी काटने वाले चाकू पर था। वो भूला नहीं था कि इसी हरामजादे ने उसकी माँ को जलील किया था। अबे छोकरे, तूने आसपास पूछा नहीं क्या मेरे वांगसी के हुनर के बारे में? साले, लगता है तुझे खुजली हो रही है। पंगा लेने के लिए कोई और नहीं मिला क्या? वांगसी बड़बड़ाते हुए गाली दे रहा था। भले ही ली विधवा उसकी औरत नहीं थी, लेकिन वो उसके साथ सो चुका था, तो वो उसका माल बन गई थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ली विधवा की मर्जी है या नहीं। लेकिन अगर किसी दूसरे मर्द की उस पर नजर उठाने की हिम्मत होती तो यह उसके वांगसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना था। भले ही वो वांगसी एक नितला और आवारा था, लेकिन ये परिवार के गुंडों के गिरोह में वो सबसे तगड़ा लड़ाका था। अकेले 7-8 लोगों से निपटना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इस अकाल के समय में जो लड़ सकता था वही दबंग था। अगर वो दबंग न होता तो भला सिर्फ वही कैसे ली विधवा के साथ सो पाता, जबकि दूसरे सिर्फ ललचाई नजरों से देखते रह जाते। ओह चौथे भाई, अरे ये कोई गलतफहमी हो गई है। झाओ मिंग ने वांगसी के हटे कट्टे शरीर को देखा और तुरंत दांत दिखाकर मुस्कुराने लगा। मैं हूँ छोटे झाओ, हम दोनों के परिवार तो रिश्तेदार हैं। बचपन में मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमता था। है? ये सुनकर नशे में धुत वांगसी एक पल के लिए चौंक गया। छोटे झाओ, क्या बचपन में मेरा कोई ऐसा दोस्त था? हम एक दूसरे को जानते हैं? बेशक जानते हैं। ये देखो, मेरे पास तुम्हारी माँ की दी हुई एक चीज भी है। झाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए अपने कपड़े का ऊपरी हिस्सा खोला।
वांग सी ने देखने के लिए अपना सिर आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो पास आया, झाओ मिंग की आस्तीन अचानक हिली और पहले से खुला हुआ मिर्च पाउडर का पैकेट पलक झपकते ही हवा में बिखर गया। एक ही पल में वांग सी को निशाना बनाया गया और उसकी आंखों में तेज दर्द होने लगा। उसका शरीर बेकाबू होकर जोर जोर से छींकने लगा और ठीक उसी छींकने के पल का फायदा उठाते हुए झाओ मिंग ने अपने पास छुपाया हुआ खंजर बाहर निकाल लिया। एक ठंडी चमक दिखाई दी और झाओ मिंग की पूरी ताकत से भरा वो खंजर सीधे वांग सी के पेट में जा घुसा। इसके तुरंत बाद उसने एक लात मारी और खंजर की धार ने बेरहमी से उसके पेट की आंतें और तिल्ली काट दी। अगले ही पल वांग सी दर्द से कराह उठा। उसके सीने से गर्म हवा और खून के झाग गले तक आ गए। भले ही उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके बड़े हाथ ने झाओ मिंग की बांह को जोर से पकड़ लिया, जैसे उसे फाड़ देना चाहता हो। हालांकि उसके पेट में तेज दर्द की वजह से उसकी बाहों में ज्यादा ताकत नहीं थी। पच ये देखकर झाओ मिंग ने अपना पैर उठाया और अपनी दाहिनी पिंडली पर हाथ फेरा। एक और खंजर उसके हाथ में आ गया। अगले ही पल वो खंजर ठीक पेट के दूसरी तरफ जा लगा। धड़ाम! लगातार 2 जानलेवा हमलों के बाद वांग सी का शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें थम गईं। हालांकि झाओ मिंग अपना खंजर वापस खींच पाता, उससे पहले ही पास खड़े आवू ने एक अजीब सी चीख मारी और तेजी से आगे बढ़ा। उसने गंडासा उठाया और वांग सी की गर्दन पर निशाना साधकर लगातार वार करने लगा। उसका छोटा सा शरीर जबरदस्त गुस्से से भरा था और वो अपनी पूरी जान लगाकर गंडासा चला रहा था। मेरी माँ को सताने की हिम्मत कैसे की? एक के बाद एक वार। पल भर में खून के छींटे उड़ने लगे। झाओ मिंग चुपचाप ये सब देखता रहा। उसने उसे रोका नहीं, बस चुपचाप देखता रहा। जब आवू का छोटा शरीर थककर हांफने लगा और उससे गंडासा नहीं उठ रहा था, तब झाओ मिंग ने चुपचाप लाश को गधे गाड़ी पर घसीट लिया। भाभी, ये लाश मैं ले जा रहा हूँ। इंसाफ मैं तुम्हारे लिए मांगूंगा, मिलेगा या नहीं वो तो किस्मत पर है। ये कहने के बाद झाओ मिंग ने और कुछ नहीं कहा, बस घोड़ा गाड़ी को हुआयन गांव के प्रवेश द्वार की ओर हाँक दिया और गांव के प्रवेश द्वार पर भीड़ चुपचाप इंतजार कर रही थी। वो लड़का बाहर आ गया, सब लोग जल्दी देखो, अचानक उस हटे कट्टे आदमी ने कहा। भीड़ ने अचानक मुड़कर देखा। अगले ही पल उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में हैरानी थी, क्योंकि उन्होंने साफ देखा कि उस गधे गाड़ी पर न जाने कब एक और इंसान की लाश आ गई थी। यह नजारा देखकर हर कोई हैरान था, जबकि झाओ मिंग का चेहरा बिल्कुल शांत था। वो जानता था कि ये हरामजादे अपने मन में क्या सोच रहे हैं। और झाओ मिंग का लाश को साथ लाने का मकसद भी बहुत सीधा था, सिर्फ 2 शब्द, दहशत। जब तक ये लाश यहाँ है, ये कुत्ते के पिल्ले जरूर अपनी औकात में रहेंगे और कुछ भी ऊटपटांग करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जहाँ तक वजह की बात है, तो वो उसकी वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बड़ी बड़ी हाँकेगा। वांग सी, ये तो वांग सी की लाश है। ये परिवार के एक गुंडे ने तुरंत धीमी आवाज में कहा। अच्छा लड़का है, ये परिवार के आदमी को मारकर लाश को इतने खुलेआम बाहर लाने की हिम्मत कर रहा है। ये तो हमें मरा हुआ समझ रहे हैं। अचानक ये परिवार के एक गुंडे ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में गुस्सा था। चौथे साहब, क्या हम चलकर देखें कि क्या हो रहा है? ये परिवार के चौथे साहब ने हाथ हिलाया और सब लोग उन्हें घेरने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन झाओ मिंग ने बिना किसी हड़बड़ी के हाथ से खंजर एक तरफ फेंका और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने थोड़े ताने के साथ कहा, क्या हुआ? इस आदमी का बदला लेना चाहते हो लड़के? हुआयन गांव में आकर किसी को मारना तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर झाओ मिंग ने शांत चेहरे से अपना सिर घुमाया। मन में थोड़ी नफरत के साथ उसने कहा, मैंने किसी को मारा? इसका एक कानून है। यह आदमी महान चू की सीमा सेना के लेफ्ट मार्शल मो के शान टुकड़ी के कमांडर की विधवा को परेशान कर रहा था, तो उसे मारना ही था क्या? ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेफ्ट मार्शल शान टुकड़ी, विधवा ली का पति तो मर चुका है ना, और मुआवजे का पैसा भी अभी तक नहीं आया, इसीलिए उनकी इतनी हिम्मत हुई। इतने समय बाद कोई कैसे आ सकता है? तुम सेना से हो? ये परिवार के चौथे साहब ने अविश्वास से कहा। बिंग टुकड़ी के 100 सैनिकों के सरदार? तुम 100 सैनिकों के सरदार हो सकते हो? ये सुनकर ये परिवार के चौथे साहब ने अविश्वास से कहा। झाओ मिंग कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ लाश की ओर इशारा किया। यह आदमी काफी काबिल था। अफसोस कि मैंने उसे 2 चालों में ही मार दिया। और रही बात गर्दन पर उस बेधगे घाव की, तो वो भाभी ली के बेटे ने किया है। शान टुकड़ी में मेरे जैसे कुल 107 लोग हैं। इसके अलावा 800 पुराने सैनिक हैं और 3700 सहायक सैनिक हैं जो कई लड़ाइयों से जिंदा बचे हैं। मैं 100 सैनिकों का सरदार बन पाया क्योंकि मैंने इन लोगों के बीच से लड़कर अपना रास्ता बनाया है। अगर तुम सबको लगता है कि मेरी काबिलियत पर शक है, तो बेशक आजमा सकते हो। बेशक तुम लोग मुझे मारने के लिए कोई गंदा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन शान टुकड़ी के मेरे भाई और लेफ्ट मार्शल मो के तहत 2 दूसरे दर्जे के जनरल, डर है कि वे जवाब मांगने जरूर आएंगे। ये सुनकर ये परिवार के चौथे साहब का चेहरा पूरी तरह बदल गया।
आज के जमाने में सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है? सम्राट, घंटा। उसका जोर सिर्फ शाही राजधानी और आसपास के 2 प्रांतों में चलता है। उन 2 प्रांतों के अलावा दूसरी जगहों पर शाही ताकत का कोई मतलब नहीं रह जाता। कम से कम उसके हाथ स्थानीय सैन्य शक्ति को नियंत्रित करने के लिए बहुत छोटे हैं। आजकल असली काबिलियत वाले और जिनकी बात में दम होता है, वे ज्यादातर सेना को संभालने वाले लोग होते हैं। वे जनरल जिनके हाथ में सैन्य शक्ति होती है। उनके निजी रक्षक सभी कवच पहने, तेज तलवारें लिए और घोड़े पर बैठकर तीर चला सकने वाले खूंखार लोग होते हैं। 10 घुड़सवार, सिर्फ 10 घुड़सवार आसानी से एक गांव या शहर को तबाह कर सकते हैं। इन दिनों सेना से दुश्मनी मोल लेना और चुपके से मार दिए जाने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। यहाँ तक कि कुछ बड़े परिवार भी शामिल हैं। वे आसानी से अपने ये परिवार को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन वे सिर्फ शहर में ही दादागिरी दिखाते हैं और सेना से पंगा लेना, वो तो सरासर अंडे को पत्थर से मारने जैसा होगा। भाई, मौत को बुलावा देना है। तुम जो कह रहे हो वो क्या ये सच है? ये परिवार का चौथा नौजवान मालिक। उसने घूंट निगला, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। झाओ मिंग ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, बस चुपचाप 4 शब्द कहे, अपना देख लो। ये कहकर झाओ मिंग ने अपने हाथ का चाबुक घुमाया और काले गधे पर दे मारा। जल्द ही काला गधा डगमगाता हुआ चला गया। झाओ मिंग की जाती हुई पीठ को देखते हुए वहाँ मौजूद सभी लोग चुपचाप खड़े रहे। चौथे मालिक, क्या हम बेरहमी से उसे खत्म न कर दे? बेवकूफ, ये परिवार के चौथे नौजवान मालिक ने तुरंत गाली दी। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। तुम क्या हम सबको मरवाना चाहते हो? सेना को नाराज किया तो सिर्फ तुम ही खत्म नहीं होगे, हमारा पूरा ये परिवार खत्म हो जाएगा। ऐसी बातों पर यकीन करना ही बेहतर है, बजाय इसके कि यकीन न करें। और वैसे भी ये लड़का अकेले ही चुपचाप वांग सी को मार सकता है। इसका मतलब है कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है। अगर सच में लड़ाई हुई और वो हरामी सिर्फ मुझे ही निशाना बनाता रहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, तब क्या करोगे? मैं ये सुनकर सब लोग अचानक चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। चौथे मालिक, तो फिर आप ही बताइए कि इस मामले में क्या किया जाए? हमने विधवा ली की वो जमीन हड़प ली थी ना, बस यही समझो कि हमने उसे ले लिया है। बाद में मैं अपने पिताजी से कहकर चांदी के पैसे पूरे करवा दूंगा। और एक बात, रोजमर्रा के दिनों में तुम लोग अपनी पैंटें संभाल कर रखना, कोई भी ऐसा वैसा ख्याल मन में मत लाना। अगर विधवा ली गांव से बाहर जाए तो बस किसी को उसके पीछे लगा देना, बस वो शहर जाकर अधिकारियों को रिपोर्ट न करने पाए। वैसे भी हम यहाँ से काउंटी शहर तक कई मील पहाड़ी रास्ते दूर हैं। अगर वो सच में रिपोर्ट करना चाहे तो शायद उसके पैर भी वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। और तो और काउंटी शहर की ओर जाने वाले दोनों चौराहों पर मेरे ये परिवार के लोग लंबे समय से पहरा दे रहे हैं। और गांव में जो 10-12 बेवकूफ परिवार बचे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि उनमें इतनी हिम्मत होगी? ये परिवार के चौथे नौजवान मालिक को ऐसा कहते देख पास खड़े कुछ लोग उसकी चापलूसी करने लगे। चौथे मालिक की योजनाएं कितनी शानदार हैं, वाकई आपकी बुद्धिमत्ता असाधारण है। और दूसरी तरफ हुआन गांव से निकले झाओ मिंग ने मुड़कर पीछे की ओर देखा। गांव धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो रहा था और वो खुद से बुदबुदाया, भाभी, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बेटे को बाहर नहीं लाना चाहता, बल्कि मैं ला नहीं सकता। अगर मेरा पर्दाफाश हो गया तो वे जरूर सोचेंगे कि मैं उनके खिलाफ हूँ। अभी के लिए मैं बस शेर की खाल ओढ़कर दिखावा कर रहा हूँ, शेर की आड़ में लोमड़ी की तरह। मुझे लगता है कि इससे वे कुछ समय के लिए डर जाएंगे। जो अनाज और पैसा मैंने दिया है उससे शायद कुछ दिन शांति से गुजर जाएंगे। भविष्य में जब मैं और ताकतवर हो जाऊंगा तो तुम्हें इस दुख के सागर से जरूर बचा लूंगा। ये कहकर झाओ मिंग ने गधे को चाबुक मारा ताकि वो तेजी से झाओ फैमिली गली की ओर बढ़ सके। ऐसा नहीं था कि झाओ मिंग अब अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं करना चाहता था, बल्कि वो ऐसा कर नहीं सकता था। अगर वो रिपोर्ट करता तो काउंटी के अधिकारी निश्चित रूप से उसे सत्यापन के लिए अपने साथ आने के लिए कहते। उस समय सेना का अधिकारी होने का उसका ढोंग उजागर हो जाता। सेना और स्थानीय अधिकारियों की आपस में कभी नहीं बनती थी। सेना हमेशा दबंगई से काम करती थी। वे स्थानीय अधिकारियों से मदद कैसे मांग सकते थे? अगर उसका पर्दाफाश हो जाता तो शायद वो ये परिवार को पूरी तरह से नाराज कर देता। उस समय विधवा ली की जान खतरे में पड़ सकती थी। इसके अलावा झाओ मिंग को ये भी नहीं पता था कि काउंटी मजिस्ट्रेट का चरित्र कैसा है। यह अकाल का समय था। महान चू राजवंश का निचले स्तर पर नियंत्रण कमजोर होता जा रहा था और आम लोग पहले से ही दमन के कारण असहनीय पीड़ा झेल रहे थे। हर जगह के अधिकारी भ्रष्ट थे और समय समय पर लोगों का शोषण करना आम बात थी। अगर ये परिवार ने पहले ही काउंटी मजिस्ट्रेट को रिश्वत दे दी होती और वो खुद रिपोर्ट करने जाता तो क्या ये सीधे जाल में फंसने जैसा नहीं होता? गधे की गाड़ी धीरे धीरे हिल रही थी। ज्यादा समय नहीं बीता था कि वो गांव वापस पहुंच गया। घर लौटकर गधे की गाड़ी को वापस रखने के बाद झाओ मिंग सावधानी से भागा। सिस्टम द्वारा बताए गए बबूल के पेड़ के खोखले में। इस बबूल के पेड़ के खोखले की बात करें तो ये कई सालों से वहाँ था।
जब से झाओ मिंग पैदा हुआ था। ये पेड़ हमेशा से यही था। पिछले अकाल के वर्षों में जब लोग भूखे मर रहे थे, इस बबूल के पेड़ पर उगने वाले पत्ते और फूल ही सबका पेट भरने का जरिया थे। लेकिन दुर्भाग्य से इन वर्षों में पेड़ का ज्यादातर हिस्सा सूखकर मर चुका था। झाओ मिंग के चुपचाप खुद को अंदर छिपाने के बाद उसने इंतजार किया। वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि यहाँ रुकने से उसे क्या अच्छी खबर मिलेगी। जैसे ही सूरज डूबा और शाम हुई, जब रात अचानक गहरी हो गई, तो सरसराहट की आवाज आई। जल्द ही कदमों की एक श्रृंखला की आवाज आई। बबूल के पेड़ के खोखले में छिपा हुआ झाओ मिंग, जो लगभग सो ही चुका था, उसने अचानक अपनी आंखें खोली। फिर उसने चुपचाप कान लगाकर बाहर की बातें सुनने लगा। बूढ़े ली, चलो वैसा ही करते हैं जैसा हमने पहले तय किया था। बिल्कुल, ऊपर वालों ने कहा है कि यह सर्दियों का टैक्स दान करना है। सीमा पर सैनिक ठंड से ठिठुर रहे हैं और उनके पास गर्म जैकेट नहीं है, तो उन्हें हमसे टैक्स मांगना ही पड़ेगा। अरे हाँ बूढ़े झाओ, तुम बताओ कि हमें उनसे कितना दान करवाना चाहिए। बूढ़े ली ने मुड़कर अपने बगल में काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी को देखा। ऊपर वाले 2 कियान चांदी का दान मांग रहे हैं, हम उनसे 3 कियान चांदी का दान करवाएंगे। अगर कोई नहीं दे पाया हे तो उन्हें खुद को दलाल के पास बेच देना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करना चाहते तो हम उन्हें एक और रास्ता दिखाएंगे। हम क्या मतलब? बूढ़ा ली समझ नहीं पाया। गांव के लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास पहनने को कपड़े तक नहीं हैं। उनके लिए और क्या रास्ता हो सकता है? लेकिन काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी का चेहरा शांत था और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। हमारे गांव में एक नया अमीर आदमी नहीं है क्या? अगर हर कोई चांदी नहीं देना चाहता तो क्यों न इस नए अमीर आदमी से ही पैसे ले लिए जाएं? कोई बहाना ढूंढो। उस गांव शियू को सुअर के पिंजरे में डालकर डुबो दो। और झाओ मिंग का क्या? उसे डंडों से पीट पीट कर मार डालो। बची हुई संपत्ति निश्चित रूप से टैक्स चुकाने के लिए काफी होगी। ये तो पूरे गांव के फायदे की बात है। तुम ही बताओ कौन लोग इससे सहमत नहीं होंगे? ये सुनकर बूढ़े ली ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी ठुड्डी पर लगी बकरी जैसी दाढ़ी को सहलाते हुए चुप रहा। कुछ देर बाद उसने जोर से अपनी जांघ पर हाथ मारा और शांत आंखों से कहा, हमारा झाओ जियागो तुम झाओ खानदान वालों के ही कहने पर चलता है। अब तुम खानदान के बड़े बुजुर्ग हो और झाओ जियागो के सरपंच भी। तुम्हारी बात का वजन है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन गांव शियू को सुअर के पिंजरे में डुबाने के लिए कोई वजह तो होनी चाहिए ना? ये सुनकर वो बूढ़ा झाओ जोर से हंसा। हाँ, मैं खानदान का बड़ा बुजुर्ग हूँ, मैं खानदान के बड़े फैसले ले सकता हूँ। वो गांव शियू अपने रास्ते से भटक गई है और उसका अपने ही देवर के साथ चक्कर है। यह नैतिकता के खिलाफ है, इसलिए गांव ने उसे सुअर के पिंजरे में डुबाने का फैसला किया है। जहाँ तक उस लड़के झाओ मिंग की बात है, उसे सजा के तौर पर डंडे पड़ेंगे। बेशक अगर डंडे खाते वक्त वो लड़का सह न पाया और मर गया तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं होगी। ये बात सुनकर बूढ़े ली ने अपने होंठ सिकोड़े। बूढ़े झाओ, तुम ही उस्ताद हो, तुम्हारी बात मानता हूँ, तो फिर ऐसा ही करते हैं। लेकिन इस गांव शियू से ऐसे ही पीछा नहीं छुड़ा सकते। उसे सुअर के पिंजरे में डुबाना तो बर्बादी होगी। जैसी वो दिखती है, उसे काउंटी के कोठे पर बेचने से जरूर मोटी कमाई होगी। संयोग से मेरा बेटा जजिया काउंटी के सुई पवेलियन में काम करता है, मैं उससे पूछने को कहूँगा। अगर बात बन गई तो उसे एक बोरे में लपेट लेंगे, गधे वाली गाड़ी में डालकर शहर ले जाकर बेच देंगे। बाद में पैसे हम दोनों परिवार आपस में बांट लेंगे। कैसा रहेगा? कोई दिक्कत नहीं। ये सुनकर खानदान के बड़े बुजुर्ग झाओ का चेहरा मुस्कुराहट से खिल उठा, जो छिपाए नहीं छिप रही थी। इस तरह उसे खुद के लिए चांदी के कुछ और सिक्के मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। कल सुबह तुम लोगों को इकट्ठा करके टैक्स वसूली का ऐलान कर देना। उस वक्त यकीनन हर घर से शिकायत आएगी, तब मैं किनारे से झाओ मिंग के घर का मामला उठा दूंगा। सब लोग बेवकूफ नहीं हैं, बस एक बार यह बात सामने आ जाए, वे समझ जाएंगे कि उन्हें असल में क्या करना है। उस पेड़ के खोखले में ये सब कुछ सुन रहे झाओ मिंग की आंखों में गुस्से और नफरत की आग को छिपाना मुश्किल था। उसकी अपनी भाभी ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। बड़ी मुश्किल से अपने हाथों पैरों की मेहनत से थोड़ी दौलत कमाई थी, कुछ चांदी के सिक्के हासिल किए थे। सोचा नहीं था कि किसी की नजर लग जाएगी, और उन पर नजर रखने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके दादा के चचेरे भाई झाओ खानदान के बड़े बुजुर्ग थे। और वो बूढ़ा ली, वो तो और भी गया गुजरा इंसान है। आमतौर पर वो मुस्कुराता हुआ दयालु और मिलनसार दिखता है। कौन सोच सकता था कि अकेले में वो इतना नीच होगा। किस्मत से आज उसने सिस्टम से मिली जानकारी सुन ली थी। इस पेड़ के खोखले में दुबक कर उसने उनकी बातें सुन ली, वरना वो अब भी अंधेरे में ही होता। बूढ़े ली, जब हम फैसला कर ले तो तुम अपनी तरफ से कितने आदमी भेजोगे? मैं अपनी तरफ से कुछ भेज दूंगा। हम रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उसके घर में घुस जाएंगे, दोनों को एक साथ बांध लेंगे। जहाँ तक उनके घर की गधे वाली गाड़ी का सवाल है और जो दूसरी चांदी वगैरह है, उसका हिसाब बाद में एक साथ कर लेंगे। रहा सवाल अनाज का, तो हम दोनों परिवार उसे नहीं लेंगे, उसे उन लौंडों में बांट देंगे जिन्होंने काम किया है।
और जहाँ तक गांव शियू शियू की बात है, उन पर थोड़ी लगाम कसनी होगी, कहीं उन लोगों के मन में कोई खोट न आ जाए। वो छोटी विधवा बहुत तेज मिजाज की है, अगर सच में जबरदस्ती की गई तो हो सकता है वो दीवार से सर पटक कर जान दे दे। बाद में उसे बेचना मुश्किल हो जाएगा। बूढ़े ली ने ये सुना और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिक्र मत करो, ये कौन सी बड़ी बात है, हम ये पहली बार तो नहीं कर रहे हैं। झाओ डोंग का परिवार और ली सी के परिवार, क्या हमने उन दोनों को ऐसे ही सबक नहीं सिखाया था? उन दोनों परिवारों को सबक सिखाने की वजह से ही तो हमारे पोते के पास जिले के स्कूल में पढ़ने के लिए पैसे हैं। ये सुनकर वो झाओ कबीले का बुजुर्ग भी हंसते हुए सिर हिलाने लगा। हालांकि अभी अकाल का साल चल रहा है, हर घर में गरीबी है, पर क्या पता किसी की किस्मत अच्छी निकल आए, पहाड़ों में कोई खजाना मिल जाए और उनके पास पैसा आ जाए। आमतौर पर ऐसी हालत में अगर वो परिवार कहना मान ले और कुछ पैसे लाकर दे दे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो अनजान बनने का नाटक करे और चुपके से खुद ही इस्तेमाल कर ले, हम दोनों को कोई हिस्सा न दे, तो उन्हें सबक सिखाने के बहुत तरीके हैं। उन्हें जान से मारने के बाद परिवार का सारा पैसा हम दोनों बूढ़ों के हाथ लग जाता है। इन सालों में जिन्हें इन्होंने मौत के घाट उतारा है, वो सिर्फ ली सी के 2 परिवार ही नहीं थे। उनके दोनों परिवारों के बड़े बेटों ने बहुत पहले ही जिले के शहर में घर खरीद लिए थे और काम धंधा शुरू कर दिया था। वो लोग इसलिए शहर जाकर आराम की जिंदगी नहीं जीना चाहते थे। एक तो अगर वो चले जाते तो घर के खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, और दूसरी बात, अगर वो चले जाते तो झाओ जियागो के इन गवारों से पैसे ऐंठने का मौका हाथ से निकल जाता। उम्मीद है इस बार हम दोनों कुछ ज्यादा कमा पाएंगे। अगर अच्छी कमाई हो गई तो साल के आखिर में जब हम दोनों शहर में बच्चों से मिलने जाएंगे तो सुइफेक टावर में एक दावत रखेंगे। चिंता मत करो, बूढ़े झाओ मिंग का लड़का गाड़ी खरीदने की हिम्मत कर रहा है तो यकीनन उसके पास खर्च करने के लिए काफी चांदी होगी। हम और तुम बस अपनी झोली में चांदी भरेंगे। हाँ हाँ हाँ। जैसे ही यह बात कही गई, दोनों खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन उनकी हंसी अभी थमी भी नहीं थी कि पीछे पेड़ के खोखल से एक बेमौके की आवाज अचानक गूंज उठी। हे, लगता है तुम लोग वो दौलत तो अपनी जेब में नहीं रख पाओगे, लेकिन खंजर वो तो तैयार है। आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ उसे तुम्हारी छाती में रखने में। बूढ़ा ली और झाओ कबीले का बुजुर्ग अचानक चौंक गए। उन्होंने तेजी से अपना सिर घुमाकर पीछे की ओर देखा। तभी उन्होंने चांदनी में 2 ठंडी चमके देखी और उसके तुरंत बाद उनके सीने में तेज दर्द उठा। पीछे मुड़कर देखा तो 2 खंजर बिना चूके सीधे उनके दिलों में धंसे हुए थे। फच, दोनों के दिलों ने तुरंत धड़कना बंद कर दिया। उन घावों से फुहार निकली, खून की पतली धार सीधे झाओ मिंग के चेहरे पर पड़ी। तुम, झाओ कबीले के बुजुर्ग ने अनजाने में अपना सीना पकड़ लिया। उसकी आवाज कर्कश थी और वो हकलाते हुए झाओ मिंग को घूर रहा था। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और हार न मानने की जिद भी। लेकिन झाओ मिंग ने शांत भाव से जोर से खंजर की मूठ घुमा दी। इसके साथ ही एक भयानक दर्द की लहर उठी। जाओ कबीले का बुजुर्ग पीछे की ओर झुका और सीधे नीचे गिर गया। ये देखकर जाओ मिंग ने जोर से अपनी तलवार निकाल ली। फिर उसने उस जाओ कबीले के बुजुर्ग की गर्दन पर एक और वार किया और पूरी तरह से मौत की पुष्टि करने के बाद उसने अपनी नजर बगल में बुरी तरह से घायल बूढ़े ली टो पर डाली। जाओ मिंग, हाथ मत उठाओ, ये सब बूढ़े जाओ का आइडिया था। मुझे मत मारो, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पैसे देने को तैयार हूँ। तुम हाथ मत उठाना, बिल्कुल भी नहीं। बूढ़े ली टो ने गला फाड़कर जोर से चिल्लाया। लेकिन अगले ही पल जाओ मिंग ने फिर भी एक ही वार में उसकी जान ले ली। जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। 2 बुढ़े कमीने, अगर मुझे ये चिंता नहीं होती कि गांव के गेट पर कोई देख लेगा तो मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से कैसे मरने देता। जाओ मिंग गालियां देते हुए आगे बढ़ा और अपना हाथ बढ़ाया। वो उन दोनों के कपड़ों में लगातार टटोलता रहा, लेकिन कुछ देर टटोलने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिला। यह जाओ मिंग दंग रह गया और तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत उन दोनों के सिर पर एक लात मारी। उनके पास आधा पैसा भी नहीं था। मैंने तुम दोनों को ठिकाने लगाया और मुझे कोई फायदा भी नहीं हुआ। वो जोर जोर से गालियां दे रहा था, लेकिन जाओ मिंग के हाथों की रफ्तार धीमी नहीं थी। उसने सीधे उन दोनों को पेड़ के खोखले में खींच लिया। जहां तक उन दोनों को मारने वाले खंजर की बात है, जाओ मिंग ने उसे अपनी जेब में रख लिया। वो जाओ हाई गांव के किनारे भागा और उसे 2 पत्थरों के नीचे दबा दिया। वो उसे ढकने के लिए ऊपर कुछ मिट्टी डालना भी नहीं भूला। ये सब करने के बाद जाओ मिंग अपने घर की ओर चल पड़ा। फूस की झोपड़ी के अंदर गांव शियू ने एक तेल का दीपक जलाया, जिसे वो आमतौर पर जलाने से हिचकिचाती थी। वो उम्मीद से भरा चेहरा लिए दरवाजे के बाहर बैठी थी, जाओ मिंग के खरीदे हुए नए कपड़े पहने हुए, जैसे कोई पत्नी अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही हो। दूर अंधेरी रात में झांक रही थी। भाभी, अंदर क्यों नहीं बैठी हो? बाहर आ गई हो? ये पतझड़ की हवा कितनी ठंडी है। अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। गांव शियू ने झटके से अपना सिर घुमाया। उसने हैरानी से कहा, तुम सामने से क्यों नहीं आए? ये सुनकर जाओ मिंग एक पल के लिए चौंक गया।
जाओ हाय का घर उसके घर के बाईं ओर है। जाओ हाय पर इल्जाम लगाने के लिए उसने जानबूझकर एक चक्कर लगाया। वो निश्चित रूप से घर बाईं ओर से आया होगा और हमेशा की तरह सीधे घर नहीं आया। रास्ते में एक कुत्ते ने मुझे गिरा दिया। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसका पीछा किया, उसे एक लात मारी। इसीलिए मैं गांव के रास्ते से आया। ये सुनकर गाँव शियू शियू अचानक हंस पड़ी, फिर थोड़ी नाराजगी के साथ बोली, इतने बड़े हो गए हो फिर भी कुत्ते से लड़ रहे हो। भाभी देखो कहीं काटा तो नहीं है, खून की गंध क्यों आ रही है। पहाड़ पर खरगोश पकड़ते समय खरगोश का खून मुझ पर छिटक गया। तो खरगोश कहाँ है। मैंने अभी बताया तो, रास्ते में कुत्ते ने गिरा दिया था। जरूर कुत्ते ने छीन लिया होगा। क्या कुत्ते ने छीन लिया? किसका कुत्ता था? नहीं, कल मैं एक एक करके सबको गालियाँ दूंगी, उन कमीनों को। इंसानों को तो ठीक से पाल नहीं सकते, अपने कुत्ते को भी नहीं संभाल सकते। अगर उनके पुरखों की 18 पीढ़ियों को गालियाँ न दी तो उस खरगोश के साथ अन्याय होगा। अपनी भाभी का ऐसा तेज तर्रार रूप देखकर झाओ मिंग ने बेबसी से कड़वी मुस्कान दी। देहात में ऐसा ही होता है, नर्म और गुणी तो यकीनन लोग सताएंगे, लेकिन मैंने किसी को मार डाला है। कल पक्का हंगामा होगा। बेहतर है कि यह बात न खुले कि मैं रात में बाहर गया था। भाभी ये सब छोड़ो, मुझे भूख लगी है। खाना है क्या? हाँ है, गोश्त की टिकिया और पतला दलिया भी है। चलो चलो चलो, भाभी तुम्हें खाना परोसती है। तेल की खुशबू वाली गोश्त की टिकिया, साथ में गर्मा गर्म पतला दलिया। इस अकाल के समय में इसके लिए दूल्हा बनने का मौका भी छोड़ दूं। इस समय झाओ मिंग पेट भरकर खाने पीने के बाद मन ही मन भावुक हो रहा था। अचानक कसकर बंद कमरे का दरवाजा खुल गया। झाओ मिंग ने चौंककर सिर घुमाया। न जाने कब उसकी भाभी एक बर्तन में गर्म पानी लिए हुए थी। वो धीरे धीरे चलकर उसके पास आए, आंखों में नरमी लिए हुए बोली, थक गए होगे, भाभी तुम्हारे पैर धो देती है, फिर तुम बिस्तर पर जाकर आराम करना। बिस्तर पर मैंने तुम्हारे लिए 2 रजाई बिछा दी है, खास तौर पर धूप में सुखाया है, बहुत गर्म है। झाओ मिंग चौंक गया। जैसे ही वो मना करने की सोच रहा था, तभी देखा कि उसकी भाभी ने पहले ही झुककर उसके जूते उतार दिए थे और पैरों को बर्तन में डाल दिया था। एक औरत की उंगलियों में ही होने वाली उस अनोखी कोमलता और गर्माहट को महसूस करते हुए झाओ मिंग ने पीछे झुकते हुए कहा, कितना आराम मिल रहा है। भाभी शुक्रिया, देखो कैसी बातें करते हो, अब तुम ही घर के मालिक हो, तुम्हारी सेवा करना मेरा फर्ज नहीं है क्या? गाँव शियू शियू प्यार से मुस्कुराई, फिर उसकी उंगलियां नीचे गईं और धीरे धीरे मलने लगीं। और झाओ मिंग ने अनजाने में देख लिया कि जब उसकी भाभी झुकी तो ऐसा लगा जैसे सीने पर 2 कबूतर फड़फड़ा रहे हों। गुड़क, ये देखकर झाओ मिंग ने अनजाने में ही गाँव शियू शियू का पूरा बदन कांप गया, पर उसने कोई विरोध नहीं किया। बस उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया था और फिर वो सिर झुकाकर झाओ मिंग के पैर दबाती रही। ये देखकर झाओ मिंग ने फिर से घूंट निगला। जैसे ही वो और हिम्मत करने की सोच रहा था, अचानक दरवाजे के बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, एर मिंग भाई, जल्दी बाहर आओ, कुछ बड़ा हो गया है। बाहर से आती आवाज सुनकर झाओ मिंग की आंखों में बेबसी की एक झलक दिखाई दी। वो मन ही मन गाली दिए बिना न रह सका, किस हरामजादे ने मेरा काम बिगाड़ दिया। बाहर की आवाज सुनकर गाँव शियू शियू भी फौरन होश में आ गई और तुरंत झाओ मिंग के पैर पकड़कर पास रखे कपड़े से पोंछने लगी। भाभी यही इंतजार करना, मुझे बाहर से ल्यूगोजी की आवाज लग रही है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि आखिर बात क्या है। ये कहकर झाओ मिंग बाहर की ओर भागा। दरवाजा खोलते ही उसने नाक सुड़कते हुए ल्यूगोजी को देखा। वो इस समय सिर उठाकर कह रहा था, मिंग भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, बूढ़े ली और जाओ कबीले के बुजुर्ग मर गए हैं। अभी सब लोग मशाले जलाकर इस बारे में बात कर रहे हैं कि हत्यारे को कैसे ढूंढा जाए। क्या? ये सुनते ही जाओ मिंग की आंखों में भयानक दर्द छा गया। वे दोनों तो ठीक ठाक थे, ऐसे कैसे मर गए? पता नहीं। मैंने उनके दोनों परिवारों के लोगों से सुना कि बूढ़े ली और जाओ कबीले के बुजुर्ग आधी रात को शौच के लिए बाहर गए थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। जब उनके घरवाले उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकले तो उन्होंने गांव के आवारा कुत्तों को एक लाश घसीटते हुए देखा। बाद में पास जाकर देखा तो पता चला कि वो लाशें उन्हीं दोनों की थी। मैंने चौथे चाचा जी से सुना कि उन दोनों को किसी ने मार डाला है। उन 2 बूढ़ों से भला किसकी दुश्मनी होगी, पता नहीं। वैसे भी बात बहुत बढ़ गई है, पूरा गांव जाग गया है। अब सब लोग उन दोनों के अंतिम संस्कार की तैयारी करने को कह रहे हैं। तुम भी तो जाओ खानदान के ही हो ना, इसलिए खास तौर पर तुम्हें मदद के लिए बुलाने आया हूँ। बिल्कुल, ये मेरा फर्ज है। कुछ भी कहो, हम सब एक ही कबीले के हैं। जाओ कबीले के बुजुर्ग जब जिंदा थे तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, सब उनका बहुत सम्मान करते थे और अब बदकिस्मती से किसी दुष्ट ने उनकी जान ले ली। मैं उनका छोटा होने के नाते उनके अंतिम संस्कार में जरूर हाथ बटाऊंगा। जाओ मिंग ने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाया और फिर उसने मुड़कर गाँव शियू शियू को कुछ हिदायत दी और फिर लियू गोजी के साथ गांव के पुरखों के मंदिर की तरफ चल पड़ा। पुरखों के मंदिर के अंदर 10-12 जलती हुई मशालों से रोशनी हो रही थी। औरत मर्द
बूढ़े बच्चे सब मिलाकर वहाँ 30 से ज्यादा लोग जमा थे। बगल में डंडों से मारकर गिराए हुए कुछ आवारा कुत्ते भी पड़े थे और उन कुत्तों के मुंह पर अभी भी चिपका हुआ था कपड़े के कुछ टुकड़े और खून मांस के लोथड़े। और मंदिर के ठीक बीच में लकड़ी के 2 टूटे हुए तख्तों पर 2 लाशें पड़ी थीं। लाशों को एक पुराने धूल भरे कपड़े से ढका गया था। काफी दूर से भी खून की तेज गंध आ रही थी। बूढ़े ली का बेटा ली योतियान उस वक्त घुटनों पर बैठकर खूनी आंसू बहा रहा था और बगल में जाओ कबीले के बुजुर्ग के 2 बेटे भतीजे भी वैसा ही कर रहे थे। जाओ मिंग जब पास पहुंचा तो वो मन ही मन सोचने लगा, कितनी दर्दनाक मौत हुई है। आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर चेहरा पहचान के काबिल नहीं छोड़ा था। जाओ मिंग, तुम क्या देख रहे हो? अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई। जाओ मिंग ने मुड़कर देखा तो वो जाओ हाय था। उसने तुरंत सिर हिलाकर ना कहा और अपनी आंखें मलने लगा। जोर लगाकर कुछ आंसू निकालते हुए उसने जानबूझकर रोनी आवाज में कहा, कल तक तो वे भले चंगे इंसान थे और आज दुनिया ही छोड़ गए। जाओ कबीले के बुजुर्ग मेरे चौथे दादाजी थे। उन्हें इतनी दर्दनाक मौत मरते देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा है। ये कहते हुए जाओ मिंग सीधा जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा। वो एक लय में रोते गाते हुए कहने लगा, चौथे दादाजी, आपका दिल इतना कठोर कैसे हो गया कि आप कबीले के बेटे भतीजों को छोड़कर चले गए? मेरे कई चाचा ताऊ को अकेला छोड़कर चले गए। अपनी आंखें खोलो ना, अपने इस पोते भतीजे को देखो, इन सब लोगों को देखो। यह नजारा देखकर आसपास के गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। सुनने वालों का दिल भर आया और हर कोई तारीफ किए बिना नहीं रह सका कि मिंग बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा है। जाओ कबीले के बुजुर्ग मॉडल, अगर उन्हें दूसरी दुनिया में पता चलेगा तो वे मरकर भी चैन की सांस ले पाएंगे कि उनके बाद भी कोई छोटा उन्हें इतना याद कर रहा है। पास में खड़े झाओ मिंग ने ये सुना और वो लगभग अपनी हंसी रोक नहीं पाया। दूसरी दुनिया में पता चलना, मरकर चैन मिलना, अगर यह बुढ़ा सच में जिंदा हो गया तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उसे फिर से मार डालूंगा। मिंग, रोना बंद करो, अभी रोने का समय नहीं है। झाओ कुल के मुखिया का बेटा काउंटी में है, हमें उसके लौटने का इंतजार करना होगा और फिर कोई रास्ता निकालना होगा। पास खड़े एक बुजुर्ग गांव वाले ने आगे आकर सलाह दी। झाओ मिंग पर कोई असर नहीं हुआ और वो जोर जोर से रोता रहा जब तक कि उसकी आंखें रगड़ रगड़ कर इतनी लाल न हो गई कि उनसे और आंसू नहीं निकल सकते थे। तब उसने जानबूझकर सिसकते हुए कहा, किसने किसने मारा मेरे चौथे दादाजी को? पता नहीं, गांव के बाहर सब जगह ढूंढ लिया, खून का एक धब्बा तक नहीं मिला। पता नहीं ये गांव में हुआ है या नहीं। एक गांव वाले ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, लेकिन उसकी बात आधी ही हुई थी कि पास खड़े उसके साथी ने उसे डांट कर चुप करा दिया। क्या बकवास कर रहे हो? ली बुढ़े और झाओ कुल के मुखिया दोनों ही इज्जतदार और प्रतिष्ठित थे। कौन पागल होगा जो उन पर हाथ उठाएगा? ये बात सुनकर वहाँ जमा हुए कई गाँव वालों में से कुछ बुजुर्गों की आंखों में एक चमक आई और वे मन ही मन हंसे। वे झाओ कुल के मुखिया और ली बुढ़े के असली स्वभाव को जानते थे। उनकी आपस में दशकों पुरानी जान पहचान थी, तो वे कैसे नहीं जानते? बस वे आमतौर पर बाहरी लोगों के सामने शरीफ बनने का नाटक करते थे। असल में तो उन्होंने इतने बुरे काम किए थे कि गांव में उनसे नफरत करने वाले लोग कम नहीं थे। हो सकता है कि उन्हें गांव के ही किसी ने मारा हो। इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। अचानक एक तरफ घुटनों पर बैठा ली योतियान तेजी से उठा। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसने कहा, अगर कातिल को नहीं ढूंढा गया तो मेरे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कल मैं घर घर जाकर तलाशी लूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। इस बात ने गांव के सभी लोगों को नाराज कर दिया था। वे तो भलाई के लिए आधी रात को जागकर शोक सभा की तैयारी में मदद करने आए थे और अब उन पर ही कातिल होने का शक किया जा रहा था। ये कौन बर्दाश्त कर सकता है? लेकिन इस समय गुस्से में भरे ली योतियान ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, सभी चाचा और भाइयों, मुझे ली योतियान को निर्दयी समझने की गलती मत करना। मेरे पिता की बेरहमी से हत्या हुई है। एक बेटा होने के नाते अगर मैं कातिल को नहीं ढूंढता तो क्या मैं इंसान कहलाने के लायक हूँ? योतियान, बूढ़ा ली मर गया है। हम सब दुखी हैं, लेकिन तुम्हारी इस बात ने हम सब पर शक की उंगली उठा दी है। क्या ये हम सबकी बेइज्जती करने जैसा नहीं है? अचानक गांव से ली कुल का एक और बुजुर्ग बाहर आया। रिश्ते में वो और बूढ़ा ली चचेरे भाई थे। अगर वो ये बात कहता तो ली योतियान को जरूर सुनना पड़ता। तीसरे चाचा ली योतियान ने दांत पीसे। वो मन ही मन नाराज था। जैसे ही वो मुंह खोलने वाला था, उसने देखा कि ली कुल का वो बुजुर्ग अपनी छड़ी को जमीन पर ठोकते हुए कहा, आदमी मर गया है। सबसे जरूरी है कि उन्हें शांति से दफनाया जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये शोक सभा तो करनी ही पड़ेगी। हम कोई बड़ा आयोजन नहीं करेंगे, लेकिन जो जरूरी रस्में हैं उन्हें तो पूरा करना ही होगा। जहाँ तक तुम्हारे पिता की मौत की बात है, कल सुबह ही जाकर अधिकारियों को इसकी सूचना दे दो। जब सिपाही आएंगे तो जांच का काम उन पर छोड़ देंगे। ये हमारे यूं ही अंधेरे में हाथ पैर मारने से तो बेहतर है, तुम्हें नहीं लगता?
ये सुनते ही ली योथियान चुप हो गया। उसके तीसरे चाचा ने जो कहा वो बिल्कुल सही था। उसके पास, ली योथियान के पास, ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि वो घर घर जाकर तलाशी ले सके। इस मामले को केवल अधिकारियों को बताकर ही सुलझाया जा सकता था। ठीक है, तो फिर ऐसा ही करते हैं। आप सब जरा तैयारी में मदद कर दीजिए। ये कहकर ली योथियान उठा और सबके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने जोर से सिर झुकाया। गांव के रिवाज के अनुसार जिस किसी ने भी यह प्रणाम स्वीकार कर लिया, उसे अंतिम संस्कार में मदद करनी ही पड़ती। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। सभी लोग एक साथ बोल पड़े। तो चलो रात में ही जाकर 2 कब्रों के लिए गड्ढे खोद लेते हैं। मैं भी जाकर कुछ लकड़ी के तख्ते ले आता हूँ, ताबूत बनाने के लिए काम चला लेंगे। मैं सफेद कपड़ा लाने जाता हूँ, शोक के कपड़े बनाने के लिए। मेरे घर में कुछ सूखी सब्जियाँ और बढ़िया चावल हैं। मैं जाकर मरे हुए के लिए भोग तैयार करता हूँ। गांव वाले आपस में बातें करने लगे और अपनी अपनी तरह से मदद करने चले गए। यहाँ तक कि झाओ मिंग भी साथ लग गया और उसने कुछ लकड़ियाँ काटी। वो सुबह होने तक काम में लगा रहा और फिर आराम करने के लिए वापस चला गया। अगले दिन नर्म बिस्तर पर झाओ मिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसे मांस की खुशबू आई। उठने के बाद उसने देखा कि गाओ शियोशियो रसोई में खाना बना रही है। उठ गए, कल काम करके बहुत थक गए होगे, तुम वापस जाकर थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर झाओ मिंग ने फौरन अपना सिर हिला दिया। मैं थका हुआ नहीं हूँ। अच्छा सुनो, क्या तुम आज मदद करने के लिए वहाँ जा रही हो? ली परिवार में बहुत लोग हैं, उन्हें मेरी मदद की जरूरत तो नहीं है। आखिरकार अगर मैं मदद करूँगी तो उन्हें मुझे एक वक्त का खाना खिलाना पड़ेगा। जहाँ तक कबीले के बुजुर्ग झाओ की बात है, मैंने कबीले में सुना है कि जब तक जिले से उनका बेटा वापस नहीं आ जाता तब तक वे कोई फैसला नहीं लेंगे। अभी उनका शरीर भी शोक सभा में रखा है, पर कोई ज्यादा पूछ नहीं रहा है। गांव में उनके बेटे भतीजे नहीं है क्या? बुजुर्ग झाओ की पत्नी ने घर का सारा पैसा अपने पास रखा हुआ है। वो किसी भी कीमत पर अपने दोनों भतीजों को अंतिम संस्कार के लिए पैसे देने को तैयार नहीं है। उसे डर है कि वे चुपके से पैसे हड़प लेंगे। अच्छा सुनो, मैंने सुना कि कल तुम फूट फूट कर रो रहे थे। क्या बुजुर्ग झाओ का हमारे परिवार पर कोई एहसान था? जब तुम्हारे सास ससुर जिंदा थे तब तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। अरे मैं तो बस दिखावा कर रहा था। आंसुओं के पैसे थोड़े लगते हैं। हालांकि मैं गांव के उन बुड्ढों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन दुनियादारी की थोड़ी समझ तो होनी ही चाहिए। हम लोगों को उंगली उठाने का मौका नहीं दे सकते, ये कहने का कि हम ना समझ हैं। ये सुनकर गाओ शियोशियो ने सिर हिलाया। गांव में इन्हीं सब बातों का ध्यान रखा जाता है। भले ही सब बहुत गरीब हैं और आमतौर पर रिश्तों में बहुत तनाव रहता है। पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करने से बाज नहीं आते, पर जब बात सच में खून के रिश्ते की आती है और किसी की मौत हो जाए तो तुम्हें दिखावा करना ही पड़ता है, वरना लोग तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करेंगे। कोई अपनापन नहीं है। ठीक है, दोपहर के खाने में मेरा इंतजार मत करना, मैं कस्बे तक जाने की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हारे पास खर्च करने के लिए चांदी के सिक्के काफी हैं? बिल्कुल काफी हैं, चिंता मत करो, झाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हिदायतें देने के बाद झाओ मिंग ने अपनी भाभी की बनाई हुई कुछ मांस की रोटियां लपेटी और जल्दी से घर से निकल गया। घर से निकलने के बाद झाओ मिंग ने अपना ध्यान फिर से लगाया। आज अपडेट हुए खुफिया तंत्र पर। आज की खुफिया जानकारी अपडेट हो गई है। खुफिया जानकारी 1, हेशान चोटी शुइलिन की ओर पश्चिम की ओर आधा ली चलने पर एक वीरान मिट्टी की चोटी दिखाई देगी। उसे हटाने के बाद वूलिंग शेन मिल सकता है। जोखिम का मूल्यांकन कोई नहीं, मौजूदा रास्ता चिन्हित कर दिया गया है। एक दोस्ताना अनुस्मारक। खुफिया जानकारी 2, जू पहाड़ी रास्ते पर सूखे हुए बड़े पेड़ के पास चुपचाप इंतजार करें। 2 जंगली खरगोश दिखाई दे सकते हैं। जोखिम का मूल्यांकन कम। जंगली खरगोशों का एक जंगली जानवर पीछा कर रहा है, लेकिन मेजबान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। खुफिया जानकारी 3, छोटी धारा के तालाब के दूसरे नाले पर टूटे हुए पत्थर के पास बड़ी संख्या में मेढक छिपे हुए हैं। उन्हें पकड़ने के लिए बांस की टोकरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जोखिम का मूल्यांकन कोई नहीं, मौजूदा रास्ता चिन्हित कर दिया गया है। इस बार तंत्र से मिली 3 जानकारियां देखकर झाओ मिंग पहले तो चौंक गया, फिर उसके होठों के कोने अपने आप ऊपर उठ गए। एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। खुफिया जानकारियां सबकी सब अच्छी चीजें हैं। पहला वाला वूलिंग शेन, उसके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। उसका औषधीय महत्व बहुत ज्यादा है। ये चीज गुर्दों और यिन को पोषण देने, जिगर को स्वस्थ रखने और चिंता का इलाज करने के अलावा मन को शांत करने के साथ साथ नमी को दूर कर सकती है और तिल्ली को मजबूत बना सकती है। गठिया के दर्द से भी राहत दिला सकती है। आमतौर पर ये चीज मूल रूप से केवल दीमकों के छोड़े हुए बिलों में ही उगती है और इसके लिए उपयुक्त नमी और तापमान की भी जरूरत होती है, तभी विशेष प्रकार के कवक पैदा हो सकते हैं जिससे वूलिंग शेन उगता है। पहाड़ों के अलावा कुछ मूंगफली के खेतों में भी वूलिंग शेन मिल सकता है। बस मूंगफली के खेतों में मिलने वाला वूलिंग शेन एक एक करके सिर्फ अंगूठे के बराबर बड़े होते हैं और उनके मिलने की संभावना भी बहुत कम होती है।
अपने पिछले जन्म में झाओ मिंग को इस चीज के बारे में पता था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उसे यह नहीं पता था कि यह चीज कीमती है, बल्कि वो इसे मुर्गियों को खिलाने वाली खरपतवार समझता था। जब बाद में पता चला तो उसे बहुत पछतावा हुआ। खैर, वूलिंग शेन की भी किस्में होती हैं। बाद की पीढ़ियों में सुना था कि इसकी जंगली किस्में दसियों हजार युआन प्रति चिन्ह की होती हैं। ठीक बेजार की तरह, अगर असली बेजार हो तो वो सोने से भी ज्यादा महंगा होता है। अगर कृत्रिम बेजार हो तो वो कीमती नहीं होता। बस यही नहीं पता कि वहाँ के वूलिंग शेन की गुणवत्ता कैसी है, और यह भी नहीं पता कि जिले की दवा की दुकान इसे खरीदेगी या नहीं। झाओ मिंग ने धीरे से बुदबुदाया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और गधे गाड़ी को हाँकते हुए कस्बे की ओर बढ़ता रहा। जहाँ तक पहाड़ों में जाने की बात है, उसे कोई जल्दी नहीं थी। आजकल अकाल का समय है। कभी कभी पहाड़ों में खतरा जंगली जानवरों से नहीं होता, बल्कि इंसानों से होता है। उसे कुछ चीजें खरीदने के लिए कस्बे जाना था, तैयारी करनी थी। इसके अलावा उसे पो जून की 18 शैलियों का अभ्यास करने के लिए अपने लिए एक तलवार खरीदने के लिए लोहार की दुकान पर भी जाना था। ये सोचकर कि सिस्टम के अनुसार वो और ये तलवारबाजी की तकनीक एक दूसरे के लिए ही बने हैं, झाओ मिंग उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। आखिरकार जवानी में किसने एक महान योद्धा बनने का सपना नहीं देखा है। फट, चाबुक के हल्के से पड़ते ही गाड़ी खींच रहा काला गधा असंतोष से रेंकने लगा। वो धीरे धीरे गाड़ी खींचते हुए लोगों को लेकर छिंगछुआन कस्बे की ओर चल पड़ा। कस्बे में लोग बहुत कम थे। जाहिर है, अकाल के समय हर कोई गरीब था, कोई खास सामान खरीदने वाला नहीं था। थोड़ी ही दूर पर एक लोहार की दुकान से इस समय ठक ठक की आवाज आ रही थी। बहुत सारे टूटे हुए फावड़े, कुदाले और यहाँ तक कि हल भी मरम्मत के लिए लाए गए थे। इसके अलावा बगल में कुछ और भी चीजें टंगी थी, कुल्हाड़ियाँ, रसोई के चाकू और कैंची जैसी चीजें। झाओ मिंग गधे की गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचा। उसने ध्यान से एक नजर डाली और फिर उस नंगे बदन वाले अधेड़ उम्र के आदमी से कहा, चाचा, क्या आपके पास कोई हथियार है? हथियार? हाँ, है ना। ये सुनकर वो औजार बना रहा बलवान आदमी तुरंत अपने माथे का पसीना पोंछते हुए मुस्कुराया और बगल में टंगे कुछ भालों की नोकों की ओर इशारा किया। वो 10 बार तपाए गए लोहे से बने हैं, टिकाऊ होने की गारंटी है। बस एक मजबूत लकड़ी का डंडा ढूंढकर उसमें लगा दो। चाहे जंगली खरगोश का शिकार करना हो, या जंगली तीतर को पकड़ना हो, या फिर किसी तेंदुए या जंगली सुअर से मुकाबला करना हो, यकीन मानो काफी है। झाओ मिंग ने सिर उठाकर एक नजर डाली। भाले की नोकें काली थी और उनकी सतह थोड़ी खुरदरी भी थी। ऐसा लगता है इस दुनिया में लोहा गलाने की तकनीक कुछ खास नहीं थी, लेकिन बगल में रखे इन खेती के औजारों के माल से तो ये थोड़ा बेहतर ही था। भाला मुझे नहीं चाहिए। क्या तलवार है? एक बड़ी लोहे की तलवार चाहिए। क्या? ये बात सुनते ही वो लोहा पीट रहा आदमी एकदम से चौंक गया। इन दिनों लोहा एक बहुत कीमती चीज थी। 1 किलो कच्चा लोहा 20 वेन से ज्यादा का था, और वो भी सीमित मात्रा में मिलता था। कच्चे लोहे को पीटकर पक्का लोहा बनाने में 100 वेन से ज्यादा लगते थे। इसमें लगने वाला कोयला और मेहनत वाकई में समय और ताकत दोनों बर्बाद करने वाला काम था। और एक लोहे की तलवार का वजन कम से कम 7-8 किलो होता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे बनाने के बाद उसमें मजदूरी भी जोड़नी पड़ती थी। सबसे सस्ती तलवार भी कम से कम चांदी के 1 सिक्के से ज्यादा की होती थी। इसी वजह से सरकारी दफ्तर के सिपाही भी जो मानक लंबी तलवारें रखते थे, वे भी बहुत दुर्लभ थी। कई सिपाहियों के हाथों में तो बस लोहे की चादर चढ़ी लाठियां होती थी। आखिरकार इन दिनों 2 चांदी के सिक्कों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता था। इतने में तो एक पूरे परिवार का कई महीनों का गुजारा हो जाता था। क्यों? झाओ मिंग ने भौहें सिकोड़ी। है? क्यों नहीं है? तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। वो लोहार यह कहकर जल्दी से दुकान के अंदर भागा। थोड़ी ही देर में वो सच में एक लोहे की तलवार ले आया। तलवार करीब 4 फीट लंबी थी और उसकी मूठ पर तांबे का पानी भी चढ़ाया हुआ था। तलवार की धार पर थोड़ी जंग तो है, पर इसकी मोटाई को देखो। इसे बनाने में दिल खोलकर लोहा लगाया गया है। कैसी है ये तलवार? ठीक है ना? ये सुनकर झाओ मिंग मुस्कुराया। इस तलवार से किसी को काटा तो उसे पक्का टेटनस हो जाएगा। दुकानदार साहब, आप मुझे बच्चा समझकर धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? इसे भी तलवार कहते हैं? जनाब, आप इसकी शक्ल पर मत जाइए, लेकिन इसे बनाने में जो लोहा लगा है वो एकदम मजबूत है। हाँ, थोड़ी जंग जरूर लगी है, पर मैं अभी इसे आपके लिए तेज कर दूंगा। एक काम करते हैं, मैं आपको इसके साथ एक म्यान भी मुफ्त में दूंगा। बताइए, मंजूर है? लोहार की यह बात सुनकर झाओ मिंग ने अपनी थोड़ी सहलाई और कुछ देर सोचा, फिर लोहार की दुकान में इधर उधर देखने लगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है क्या? हे भगवान, आजकल भला कौन तलवार बनवाने आता है? 2-4 खंजर बन जाएं, वही बहुत है। ये तलवार तो शहर के लिए परिवार ने मुझसे बनवाई थी। उनका बेटा बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखता था। उसे तो बस जंग के मैदान में जाकर अपना नाम कमाना था। पर नतीजा क्या हुआ? किस्मत का खेल देखिए। लिएर का परिवार जब गांव में रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था
तो उनकी किस्मत खराब थी। उनका सामना पहाड़ से उतरे एक बाघ से हो गया। पूरा परिवार ऐसा मरा कि उनका नामो निशान तक नहीं बचा। जब मैं इसे बना रहा था तब मैंने उनसे बयाना तो ले लिया था, पर बाकी के पैसे नहीं मिल पाए। मुझे अपनी जेब से भी इसमें काफी पैसे लगाने पड़े, जिससे मेरा दिल बहुत दुखा। जनाब, अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको ये सस्ते में दे दूंगा। आपका कोई नुकसान नहीं होगा। 200-300 वेन नहीं, आप बस ये सामान ले जाइए। कैसा रहेगा? आप चिंता मत कीजिए, इसे बनाने में 10 बार तपाए गए लोहे का इस्तेमाल हुआ है। जब तक आप इसे किसी पत्थर पर न मार दें तब तक ये जरूर चलेगी, इसकी गारंटी है। लोहार को इस तरह बड़बड़ाते देख झाओ मिंग कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसने एक उंगली उठाई, 1 लियांग चांदी और 100 वेन। अगर मंजूर है तो मैं इसे ले लूंगा, नहीं तो मैं फौरन चला जाऊंगा। झाओ मिंग को इतनी बेरहमी से मोल भाव करते देख लोहार का मन तो और मोल भाव करने का था, पर जब उसने झाओ मिंग को बिना किसी हिचकिचाहट के गधे गाड़ी पर चढ़ने के लिए मुड़ते देखा तो उसने उसे खींच लिया और बड़े दुखी मन से कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका ये दाम तो सीधे मेरे कलेजे पर लगा है। अब तो लागत भी वसूल नहीं होगी, मैं इसे आपको बेच दूंगा। आप यहीं बैठिए, मैं अभी जाकर तलवार को आपके लिए अच्छे से तैयार कर देता हूँ। म्यान मत दीजिए, मुझे एक लोहे का टुकड़ा दे दीजिए। चिंता मत कीजिए, अगली बार मैं पक्का आपकी ही दुकान पर आऊंगा। झाओ मिंग की यह बात सुनकर लोहार का मुंह बन गया। वो कुछ कहना तो चाहता था, पर उसे डर था कि कहीं झाओ मिंग नाराज न हो जाए और तलवार लेने से मना कर दे, इसलिए उसे चुपचाप ये घाटा सहना पड़ा। हेशान रोड, सूरज आसमान में ऊंचा चमक रहा था। पतझड़ का मौसम था और तेज हवाएं चल रही थी, पर दोपहर में सूरज की गर्मी महसूस हो रही थी। आस्क आस्क आस्क। पहले दिन और रात के तापमान में बहुत फर्क होता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मौसम के हिसाब से तो पतझड़ के ये आखिरी गर्म दिन बीत जाने के बाद लगता है अब पूरी तरह से ठंड पड़ने लगेगी। घर में भी थोड़ा और अनाज जमा करना होगा और कुछ सूखी हुई चीजें खरीदनी होंगी, और भाभी के लिए भी कुछ सूती कपड़े और जूते लेने होंगे। अब जब घर में पैसे आ गए हैं तो एक अंगीठी भी खरीदनी चाहिए। ये सोचते ही झाओ मिंग ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। गधे वाली गाड़ी उसने पहाड़ के नीचे एक घर में रखवा दी थी। उसकी देखभाल के लिए 3 सिक्के दिए थे। उस घर के लोगों ने उसे लोहे की तलवार लिए देखा तो उन्हें लगा कि इससे पंगा लेना ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई गलत इरादा रखने की हिम्मत नहीं की। तलवार हाथ में लिए झाओ मिंग आराम से आगे बढ़ा। ज्यादा देर नहीं लगी और वो हेशान दर्रे के मुहाने पर पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक वो चुपचाप खोजता रहा। जल्द ही दीमकों का एक छोड़ा हुआ बिल झाओ मिंग की नजरों में आया। अरे, सच में मिल गया। ये नजारा देखकर झाओ मिंग का दिल खुशी से भर गया। वो जल्दी से उस बिल की ओर बढ़ा और उसने अपना लोहे का फावड़ा ऊपर उठाया। उसने बिल पर निशाना साधा और जोर से फावड़ा मारा और मिट्टी उड़ने लगी। लगातार 20 से ज्यादा बार फावड़ा चलाने के बाद एक खोखली जगह दिखाई दी। वहाँ बारूदी सुरंगों जैसी काली काली गोल मटोल चीजें थीं, जो वहाँ लटक कर उग रही थीं। ये वू लिंग शेन थे। यह नजारा देखकर झाओ मिंग का दिल खुशी से भर गया। इतने बड़े हैं तो इनकी किस्म भी जरूर अच्छी होगी। ये कहते हुए झाओ मिंग ने फावड़े से एक को तोड़ा और उसे अपने हाथ में रखकर तौलने लगा। कुछ देर बाद उसने संतुष्टि से उसे नीचे रखा और अपनी थोड़ी सहलाने लगा। वो सोच में पड़ गया। वू लिंग शेन, पहले किस्म देखो फिर आकार। आमतौर पर ठोस और डूबने वाली किस्म आधी डूबने और आधी तैरने वाली किस्म से बेहतर होती है, और सबसे खराब किस्म खोखली और तैरने वाली होती है। उसकी दुनिया में अलग अलग किस्मों के बीच कीमत का अंतर 100 गुना तक हो सकता है। उसके हाथ में जो यह वू लिंग शेन था, ये तो नहीं कह सकता कि सबसे अच्छा है, पर यकीनन खराब भी नहीं है। बस अफसोस की बात है कि उसके हाथ में जो यह चीज है वो ताजी है। सूखने के बाद शायद इसका वजन ज्यादा नहीं बचेगा। ये सोचकर झाओ मिंग ने एक ठंडी सांस भरी। जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है, तब उसने सारे वू लिंग शेन तोड़ने शुरू कर दिए। इसके बाद वो जानकारी वाली दूसरी जगह पर गया, जंगली मेढक पकड़ने। जंगली मेढक का मांस बहुत नरम और खुशबूदार होता है, और मादा जंगली मेढक के पेट में मिलने वाला शेहा तेल सबसे बेहतरीन सौंदर्यवर्धक चीजों में से एक है। इसकी कीमत सिर्फ चिड़िया के घोंसले से कम होती है और इसे नरम सोना कहा जाता है। उसने अपने पिछले जन्म में ये खाया था। सॉस में पकाने के बाद इसका स्वाद बहुत ही लजीज होता है।